गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या है, देखो सबसे पहली बात है ना सर कि आज का क्लास जो होगा ना वो आपके सिलेक्शन का नाम होगा। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ मेरे भाई क्योंकि आज की क्लास में ये केमिस्ट्री का महामैराथन क्लास होगा सर। क्योंकि आज की क्लास में लगभग लगभग मतलब कम से कम 5 से 7 चैप्टर का टेंशन खत्म करने वाले हैं सर। यानी शुरू से लेकर के सर आपको लगभग 5 से 7 चैप्टर तक का पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तक की हम चर्चा करने वाले हैं मेरे भाई। तो आज का क्लास ना तो मेरे नाम ना तो आपके नाम, ये क्लास आपके एग्जाम के नाम। ठीक है सर, तो चलते हैं सर, क्लास को कर देता हूं आगाज, क्योंकि आपके पास अब टाइम ना के बराबर है। और हमने आपको बहुत पहले से बोल रहा है सर कि कम टाइम में बेहतर करना है, तो इसके लिए तुम्हें बेहतर बेहतर सवाल पढ़ना पड़ेगा। और बेहतर बेहतर सवाल तुम्हें कहाँ मिलेगा ये बात तुमको भी पता और ये बात हमको भी पता है। ठीक है सर, तो देखते रहना क्लासेस को। अच्छा, एक बात और बता देना चाहते हैं सर कि हमने महामैराथन क्लासेस हमने बहुत सारे ले चुके हैं पहले भी। ठीक है, तो वो सभी का लिंक जो है सर वो हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि हमने पॉलिटेक्निक महामैराथन करके हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है। ठीक है, तो यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाना और वहां पर पॉलिटेक्निक महामैराथन करके एक प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें जाकर के सारे क्लासेस को कर लेना मेरे भाई। ठीक है, ऑटोमेटिक लगातार 1 से 2 क्लास करना तुम। ठीक है, ऑटोमेटिक तुम्हारा दिल बोलेगा सर कि सच में सिलेक्शन यहीं से होता है। ठीक है सर, चलते हैं सर, आज की क्लास को कर देता हूं आगाज। और आज का क्लास बड़ा बेहतरीन के रूप में साबित होगा सर। देखो सबसे पहली बात है ना सर कि थोड़ा सा पेशेंस बना करके बैठना। ठीक है ऐसे हम उबने नहीं देंगे आपको, क्योंकि सर आज की क्लास में मजा इतना आने वाला है ना। हाँ, और एक बात और है, देखो सर आपका एग्जाम इजी सवाल भी पूछता है, आपका एग्जाम मीडियम सवाल भी पूछता है, और आपका एग्जाम हार्ड सवाल भी पूछता है। मैंने क्या बोला, आपका एग्जाम पेपर में कुछ इजी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ हार्ड क्वेश्चंस होते हैं, और कुछ मीडियम क्वेश्चंस होते हैं मेरे भाई। और हम आपको उसी लेवल का करवाते हैं। हमारे पेपर, हमारा जो क्वेश्चन हम जो लाए हैं सर, उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन आपको इजी मिलेगा, कुछ कुछ क्वेश्चन आपको मीडियम मिलेगा, कुछ कुछ क्वेश्चन आपको एकदम हार्ड मिलेगा। तो ये हमारा केमिस्ट्री में, आज की क्लास में केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल सवाल भी हमने लेकर के आया आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आप सबका बहुत ज़्यादा डिमांड था, तो आपका डिमांड पूरा नहीं करेंगे तो किसका डिमांड पूरा करेंगे। लेकिन तुम लोग मेरा डिमांड को भी पूरा कर दो सर। ठीक है, सपना है 1 लाख का सर, तो बस अब थोड़ा सा कसर है। अगर आप लोग सब कोई अगर 10-10 लोगों तक शेयर करोगे ना मेरे भाई, तो ऑटोमेटिक सर आपका भी सपना पूरा होगा और मेरा भी सपना पूरा होगा। ठीक है सर, आ जाना। क्या कहता है 1 नंबर सवाल कि ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है। ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है। देखो सर, ठोस अवस्था की जब बात करेगा ना सर, तो गैस के अणुओं से अधिक होती है। गलत बात। ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा, ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा। और ये जो अणु है ना मेरे भाई, ये परमाणु से मिलकर के बनता है। ये अणु जो है मेरे भाई वो परमाणु से मिल करके बनता है। ठीक है, आपसे कोई पूछेगा कि अणु क्या है, तो अणु जो है सर वो परमाणु से मिल करके बनता है। तो हमसे क्या पूछा है, और अणु इज द वेरी वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अणु एक कितना छोटा पार्टिकल है कि दुनिया का वो हर वस्तु अणु से मिल करके ही बनता है, लेकिन अणु जो है वो परमाणु से मिल करके बनता है। हमसे पूछा ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा, ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा, तो गैस के अणुओं से अधिक। गलत बात। द्रव के अणुओं से अधिक। गलत बात। गैस के अणुओं के बराबर। गलत बात। द्रव के अणुओं से कम। क्या होगा, द्रव के अणुओं से कम। हमने क्या बोला है सर कि ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है, तो ठोस अवस्था में, कौन अवस्था में, ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा जो होती है सर वो द्रव के अणुओं से क्या होती है, कम होती है। ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा जो होती है सर वो द्रव के अणुओं से क्या होती है, कम होती है। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी होगा सर। ठीक है, आइएगा सवाल नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा सर। ठीक है, आइएगा, कहता है जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। देखो सर ऐसे सोचना, वाष्प दाब जो है सर, वाष्प दाब जो है मेरे भाई वो हमारा बराबर होता है वायुमंडलीय दाब का। वाष्प दाब जो होता है वो बराबर होता है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो उस ताप को क्या कहते हैं। अगर वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो इसे हम लोग कहते हैं सर क्वथनांक। क्या कहते हैं मेरे भाई, क्वथनांक। क्वथनांक, क्वथनांक। ठीक है सर, आ जाना। क्वथनांक कहते हैं, क्या कहते हैं सर, क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। ऐसे होगा क्वथनांक, आधा का
अफवाह, क्वथनांक, ठीक है सर। अगर वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, हमने क्या बोला है कि अगर वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं सर, क्वथनांक कहते हैं। हमसे पूछा जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब, जिस ताप पर जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, तो हम लोग क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, क्वथनांक कहते हैं। तो बस हमको इतना याद रखना है कि वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर, वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर, तो क्या कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे, ठीक है सर। चलो, तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो सवाल नंबर तनी 3 की तरफ तो बढ़ो न जी। ये 3 नंबर सवाल को थोड़ा सा कमेंट करना मेरे भाई। ये सवाल बड़ा थ्योरिकल क्वेश्चन है सर, मन जो है ना सर, ये क्वेश्चन जो है ना बड़ा कंटाप क्वेश्चन है, ठीक है सर। आ जाना, कहता है जिन वस्तुओं का आयतन तो निश्चित होता है, हमें बोला है कि आयतन जो होता है सर, देखो साइंस है सर, साइंस को थोड़ा सा कॉन्सेप्टली रूप से पकड़ना, ठीक है। आयतन जो है सर वो हमारा निश्चित है। आयतन क्या है सर, आयतन जो है मेरे भाई वो आपको निश्चित है, ठीक है, परंतु उनका आकार अनिश्चित है। लेकिन आकार जो है मेरे भाई वो आपको अनिश्चित है, अनिश्चित है, ठीक है। आ जाना, ऐसे सोचना, आयतन निश्चित आकार अनिश्चित, तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, देखो सर, आयतन निश्चित आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित आकार अनिश्चित, तो उसे हम लोग कहते हैं द्रव। क्या कहते हैं मेरे भाई, द्रव कहते हैं, ठीक है सर। तो वो जिसका आयतन निश्चित हो आकार अनिश्चित हो, जिसका आयतन निश्चित हो और आकार अनिश्चित हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं सर, द्रव कहते हैं, ठीक है। आपसे पूछेगा कि आयतन निश्चित आकार अनिश्चित, तो क्या कहेंगे, द्रव कहेंगे। एक बार जरा मेरे साथ बोलना सर, जहां पे बैठे हो, कितना लोग बाथरूमों में होगा, जहां पे हो सर, बट एक बार जरूर बोलना। हमने क्या बोला है, आयतन निश्चित लेकिन आकार जो है वो अनिश्चित है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे सर, तो उसे हम लोग द्रव कहेंगे, ठीक है। चलो, जैसे हम आपको एग्जांपल के तौर पे बता देते हैं, जैसे पानी है सर, जैसे सपोज डेट मान लो कि इस बोतल में क्या है, पानी है, ये बोतल में क्या है, द्रव है। लेकिन सर ये बोतल का जो, ये बोतल के अंदर द्रव है, लेकिन बोतल के अंदर द्रव है तो ये बोतल का तो आयतन फिक्स है ना सर। इसका मतलब है कि जब कोई धातु या कोई मतलब बर्तन में रखा हुआ रहता है वाटर, तो उसका आयतन फिक्स होता है मेरे भाई, ठीक है। चलो, आते हैं सवाल नंबर कितना सर, ये 4 की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा कि तुझे देख कर, आज थोड़ा सा एनर्जी बना करके रहना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि सर क्लास बहुत लंबा होने वाला है सर, ठीक है। आ जाइएगा तनी। आते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। कहता है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि, क्यों प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है, क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है, क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर जो जल होता है ना सर, उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। हमने क्या बोला कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है, क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर में जो पानी होता है उसका क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। तो हमसे पूछा सर कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है, क्योंकि जल का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या जल का क्वथनांक कम हो जाता है, गलत बात। स्थिर रहता है, गलत बात। ये भी गलत बात। आपसे पूछेगा कि प्रेशर कुकर में, या फिर घर में जाना तो भाभी खाना बनाती होगी, प्रेशर कुकर में पूछना, ए भाभी, बोलेगा क्या प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है, बोलेगे हाँ हम ये सब नहीं जानते हैं, तनी उनको समझा देना, ठीक है। क्यों, क्योंकि सर प्रेशर कुकर में खाना इसलिए जल्दी पक जाता है सर, क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर जो जल होता है उसका क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है सर। चलो, आते हैं सवाल नंबर कितना, 4 हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और एक बात और बता देना चाहते हैं आप सभी को सर कि जिन किन्हीं को सिलेक्शन सच में पाना है, जिन किन्हीं को सच में अपनी मम्मी पापा की फिक्र को फक्र में बदलना है मेरे भाई, तो मैं आपसे कोई 2500 रुपया नहीं मांगने वाला हूं सर। हम आपको आपके सिलेक्शन के लिए, हमने आपके लिए 1200 सिलेक्टेड गेस क्वेश्चन किया हूं सर। 1200 सिलेक्टेड गेस क्वेश्चन। आप सोच सकते हो सर, 1200 सिलेक्टेड गेस क्वेश्चन, मतलब जहां पे आपको 400 फिजिक्स रहेगा, 400 केमिस्ट्री रहेगा, 400 मैथ रहेगा। इसमें ऑल टाइप का क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है सर, ठीक है। और हमने सर 12 रातें से ज़्यादा जगह है, तब जाकर के हमने अपनी हाथों से 1200 सिलेक्टेड गेस क्वेश्चन लिखा है। हमने अपने हाथों से इस क्वेश्चन को लिखा है मेरे भाई, अपने हाथों से इस क्वेश्चन को हमने लिखा है। आप सोच सकते हो सर कि जब हम 1200 गेस क्वेश्चन हमने अपने हाथों से लिखा, विथ सॉल्यूशन हमने अपने हाथों से डाला, इसमें
सर इसलिए मैंने इतना ऊपर मेहनत किया, इसलिए इस बार अब की बार, क्योंकि सर हमने पिछले बार मात्र 900 क्वेश्चन दिए थे, लगभग 800 क्वेश्चन दिए थे, 900 उसका नाम था। उसमें से हमने 25 से 30 क्वेश्चन डायरेक्ट टू डायरेक्ट फंसा दिया था। लेकिन अब की बार मेरा मकसद है, मेरा उम्मीद है, मेरा सपना है कि कम से कम 40 क्वेश्चन इससे फंसना चाहिए, और वो फंसेगा सर। ठीक है, बस आपका प्यार, आपका सपोर्ट सर। और लगभग सर इसको 5000 बच्चे ने इस पीडीएफ को खरीद लिया, और वो 5000 बच्चे ने कितने लोगों को शेयर किया था, किया होगा मेरे को पता नहीं सर, क्योंकि वो मतलब बिहार के, यूपी के हर टीचर ने, पॉलिटेक्निक को पढ़ाने वाले हर टीचर ने इस पीडीएफ को खरीदा है सर। सिर्फ 500 टीचर हमसे कनेक्टेड है व्हाट्सएप के थ्रू। तो बस आप सबका विश्वास है मेरे भाई, जिन किन्हीं को ये पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए सर आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा होगा 7295 वाला नंबर, उसी नंबर पे आपको 99 रुपये पेमेंट कर देना है, और पेमेंट करके आपको उसी व्हाट्सएप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है, और मैसेज में लिख देना है सर कि मुझे पॉलिटेक्निक का गेस क्वेश्चन चाहिए। मिनट भर के अंदर में आपके पास पीडीएफ फाइल सेंड हो जाएगा व्हाट्सएप पे। आप मजे मजे में पढ़ते रहना, सिलेक्शन को 4 चांद लगाते रहना, क्योंकि सर आपका सिलेक्शन ही हमारा मकसद है। ठीक है सर, आ जाना। और सर थोड़ा सा ज़्यादा कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि सर स्टाफ एक ही रहता है, वो बेचारा परेशान रहता है हमेशा। ठीक है, चलिए आते हैं सर सवाल नंबर 5 की तरफ। ये 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तनी गौर कीजिएगा सर। हाँ, कहता है गैस द्रव की वह अवस्था है जिसका, गैस जो है वो द्रव की वह अवस्था है जिसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होते हैं। गलत बात। देखो सर, गैस द्रव का वह अवस्था है जिसमें आयतन निश्चित लेकिन आकार अनिश्चित, जिसमें आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। अच्छा, गैस की बात किया सर, गैस द्रव का बात किया। ठीक है, कहता है गैस द्रव की वह अवस्था है, गैस जो है वो द्रव की वह अवस्था है जिसमें आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। ये गलत बात। आयतन निश्चित लेकिन आकार अनिश्चित, ये भी गलत बात सर, बिल्कुल गलत बात है सर। हाँ, जिसमें आयतन अनिश्चित तथा आकार निश्चित, गलत बात। यहाँ आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। अगला आइएगा सर सवाल नंबर कितना, 6 की तरफ। कहता है ऊर्ध्वापातन से सर्वप्रथम की क्रिया होती है। ऊर्ध्वापातन में सर्वप्रथम कौन सी क्रिया होती है? हमसे पूछा ऊर्ध्वापातन में सर्वप्रथम कौन सी क्रिया होती है। तो ऊर्ध्वापातन में सर्वप्रथम जो क्रिया होती है मेरे भाई, वो होता है गर्मी पाकर अणुओं की गतिज ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि। गर्मी पाकर अणुओं की गतिज ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि। आपसे क्या पूछा है सवाल? हमसे पूछा है ऊर्ध्वापातन में सर्वप्रथम क्रिया होती है, कौन सी क्रिया होती है? ऊर्ध्वापातन में सर्वप्रथम कौन सी क्रिया होती है? तो ऊर्ध्वापातन में जो क्रिया होती है सर, उसको हम लोग कहते हैं गर्मी पाकर अणुओं की गतिज ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि। गर्मी पाकर अणुओं की गतिज ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। अगला सवाल नंबर 7 नंबर देखो ना रे बाबा, 7 नंबर सवाल में गर्मी आ जाएगा सर। हाँ, सवाल को शिद्दत से पढ़ोगे ना सर तो प्यार भी हो जाएगा। ठीक है सर, आ जाइएगा। क्या कहता है जरा गौर कीजिएगा। कहता है जल में घुलनशील अशुद्धियाँ इसके क्या होता है? जल में जल में घुलनशील अशुद्धियाँ इसके क्या होते हैं? जल में घुलनशील अशुद्धियाँ इसके क्या होते हैं? तो इसके क्वथनांक को कम कर देती है। गलत बात। जल में घुलनशील अशुद्धियाँ इसके क्वथनांक को कम कर देती है। गलत बात। क्वथनांक को बढ़ा देती है सर। हाँ, जल में घुलनशील अशुद्धियाँ इसके क्वथनांक को बढ़ा देती है। हमने क्या बोला? जल में घुलनशील अशुद्धियाँ इसके क्वथनांक को क्या कर देती है? बढ़ा देती है सर। एक बार मेरे साथ जरा बोलना। हमने क्या बोला कि जल में घुलनशील अशुद्धियाँ, जल में घुलनशील अशुद्धियाँ इसके क्वथनांक को क्या कर देता है? बढ़ा देता है सर। क्वथनांक को बढ़ा देता है, अशुद्धियाँ क्वथनांक को बढ़ा देता है। ठीक है, चलो अभी थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल आना है, एकदम अच्छा सवाल हमने आपके लिए लेकर के आए हैं। थोड़ा सा पेशेंस बना करके रहना मेरे भाई, क्योंकि हम ज़्यादा बातें ना करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम एकदम नज़दीक आ चुका है। ठीक है, आना। कहता है धातु के बर्तन में रखा दूध निम्न में से किस परिस्थिति में सर्वाधिक शीघ्रता से ठंडा हो जाएगा? एक धातु का बर्तन है, इसमें हमारा दूध रखा हुआ है सर, वो किस स्थिति में दूध एकदम ठंडा हो जाएगा? ये 4 स्थिति आपके सामने दिया हुआ है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा सर कि ये सवाल हमने आपके लिए करवाया था,
हो सकता है सर हम 30 दिन बराबर 30 सेट में जो सुबह का 10 बजे क्लास चलता है हम उसमें करवाए होंगे, चाहे सर हम आपको शाम में सेट में करवाए होंगे या कोई VVI क्वेश्चन में करवाए होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन हम आपको करवाए हैं। देखो सर, जब आपको धातु के बर्तन में कोई दूध रखा हुआ है, ये धातु का बर्तन है सर, इसमें क्या रखा हुआ, दूध रखा हुआ। जब इसमें दूध रखा हुआ तो किस स्थिति में सबसे ठंडा जल्दी होगा दूध? कहता है जब बर्तन के ढक्कन पर पर्याप्त बर्फ रखी जाए। देखो सर, ये बर्तन है, ठीक है, और बर्तन के ढक्कन पर हमें वो बर्फ रख देंगे तो क्या ये दूध ठंडा हो जाएगा? हट, गलत बात है सर, आ जाना, इससे ठंडा नहीं होगा। अगला कहता है सर जब दूध बर्तन को बर्फ की सिल्ली पर रखा जाए। कहने का सेंस है कि एक बर्फ का सिल्ली है, इस पे बर्तन रखा जाए, दूध का बर्तन, तो क्या दूध जल्दी ठंडा हो जाएगा? गलत बात, आ जाना। जब बर्फ को बर्तन के चारों ओर रखा जाए। हाँ, दूध कब जल्दी ठंडा होगा सर? जब बर्तन के चारों ओर क्या रखा जाए? बर्फ रखा जाए, तो वो ऐसे केस में दूध क्या हो जाएगा? जल्दी ठंडा हो जाएगा। हमने क्या बोला है सर? हमारा सवाल बोला है कि धातु के बर्तन में रखा दूध निम्न में से किस परिस्थिति में सर्वाधिक शीघ्रता से ठंडा हो जाएगा? कहता धातु के बर्तन में रखा है दूध, तो कहता है किस परिस्थिति में दूध जल्दी ठंडा हो जाएगा? जब बर्तन के चारों तरफ बर्फ रखा जाएगा तो वैसे केस में दूध बहुत जल्द ठंडा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में है, सॉरी सी में है, ठीक है। चलो आते हैं सवाल नंबर कितना सर? 9 की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन जरा गौर से समझना सर, तभी तो कहोगे कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आना सर, कहता है क्या, जरा गौर करना कि व्युत्क्रम अनुपात का नियम प्रतिपादित किया था किसने? व्युत्क्रम का अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया था? देखो सर, जैसे आपसे पूछेगा व्युत्क्रम का नियम, किसका पूछेगा? व्युत्क्रम का नियम किसने दिया था? व्युत्क्रम का जो नियम दिया था मेरे भाई, वो दिया था रिएक्टर जी ने। किसने दिया था सर? रिएक्टर। किसने दिया था सर? ये रिएक्टर जी ने। किसने दिया था? रिएक्टर ने। लेकिन आपसे पूछेगा सर स्थिर स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? तो स्थिर अनुपात का जो नियम दिया था मेरे भाई, उनका नाम था प्राउस्टर ने। किसने? 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 प्राउस्टर। किसने? प्राउस्टर ने। किसने? प्राउस्टर। किसने? प्राउस्टर ने दिया था, ठीक है सर। आप प्राउस्ट ने, किसने? प्राउस्ट, बस इसको प्राउस्ट ही बोला जाता है, प्राउस्ट ने दिया था। किसने दिया था मेरे भाई? प्राउस्ट ने, ठीक है। आ जाना, हमसे पूछा है सर क्या कि स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? तो प्राउस्ट ने दिया था, ठीक है। व्युत्क्रम का नियम किसने दिया था? तो रिएक्टर ने दिया था। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? तो प्राउस्ट ने दिया था। व्युत्क्रम का नियम किसने दिया था? तो रिएक्टर ने दिया था। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? तो प्राउस्ट ने दिया था। व्युत्पन्न का नियम किसने दिया था सर? तो ये आपको रिएक्टर ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 10। ना रे बाबा ना, आ जाना सर। सवाल क्या कहता है कि एक तत्व का अनुपात, सॉरी एक तत्व का परमाणु भार, अच्छा तत्व का परमाणु भार कितना है? तो तत्व का परमाणु भार 45 तथा परमाणु क्रमांक कितना है? 21। और परमाणु क्रमांक बोले ना सर तो परमाणु संख्या कितना है मेरे भाई? 21 है। हमसे पूछा है इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या बता दो। हमें दिया हुआ परमाणु भार और क्रमांक दिया हुआ है, हमसे पूछा इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। देखो सर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो हमने बहुत करवाया, इतना ज़्यादा करवाया सर कि मैं बता नहीं सकता हूँ। तो प्लीज़ मेरे भाई आप एक बार खुद से कोशिश कीजिए और इसे ज़रा कमेंट करके बताइए 10 नंबर सवाल में कि आंसर क्या होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ लेकिन आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। सर देखो, ये हमारा कोई तत्व है, ठीक है सर। यहाँ पे ये क्या है? ये इसका देखो परमाणु संख्या है, और जो परमाणु संख्या होता है, जो परमाणु संख्या होता है उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटॉन। और दोनों बराबर कितना हो जाएगा? 21। जो क्रमांक संख्या बोले तो परमाणु संख्या, जो परमाणु संख्या या फिर जो परमाणु क्रमांक या फिर परमाणु संख्या जो होता है वही कहलाता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, और वही कहलाता है प्रोटॉन की संख्या। और इक्वल टू कितना है? ये 21 है, ठीक है सर। आ जाना, हमसे निकालना है न्यूट्रॉन,
क्योंकि हमसे पूछा न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया सर, तो इलेक्ट्रॉन 21 हो गया, लेकिन न्यूट्रॉन कितना होगा, तो न्यूट्रॉन इक्वल टू होता है भार माइनस संख्या, भार माइनस परमाणु संख्या। अच्छा, परमाणु भार कितना है सर, ये 45 है। 45 में से कितना, 21 को माइनस कर देंगे तो 45 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा सर, देखो ऐसे सोचना, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, यानी कितना हो जाएगा 24। यानी कहने का सेंस है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 21 है और हमारा न्यूट्रॉन जो है वो 24 है। इलेक्ट्रॉन 21 है, न्यूट्रॉन कितना है, 24 है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में होगा। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, कष्ट है तो बता देना मेरे भाई। आपकी सारे कष्ट पे मैं करूंगा खुल के बार और आपकी हर टेंशन को मैं बदल दूंगा सर फिक्र में मेरे भाई। ठीक है सर, चलो किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है सर। अगर अब से कभी भी आपके सामने अगर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पूछ दे तो ऐसे केस में आपको याद हो जानी चाहिए, अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, चलते हैं सवाल नंबर 11 नंबर सवाल में देखे में तो बड़ा लंभर लगा था भाई, देखे में बढ़न लगे काम है छोट। सवाल ये भले ही देखने में बड़ा लग रहा है सर, लेकिन ये सवाल का जो काम है ना सर वो एकदम इतनी सु है। ठीक है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अच्छा, इन 4 ऑप्शन में से हमको चुनना है कि कौन सा कथन असत्य है। सर असत्य या सत्य चुनने वालों में से आपको थ्योरी पता होनी चाहिए, और ना पता है थ्योरी तो संदीप कुमार जिंदा है ना रे, टेंशन काहे को लेना, आपके हर टेंशन को बदल देंगे फिक्र में। आ जाना सर, क्या कहता है जरा गौर कीजिएगा सर। कहता है ना कि परमाणु 3 मूलक कणों, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से बना है। परमाणु जो है सर वो 3 मूलक कणों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है। सच में सर जो परमाणु है ना सर वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। ठीक है, यानी कहने का सेंस है कि ये जो कथन है वो सत्य है, ये असत्य नहीं है, ये कथन सत्य है। कहता है परमाणु विभाज्य है, गलत बात, परमाणु विभाज्य नहीं है सर। हमसे बोला ये परमाणु विभाज्य है, जो कि गलत बात है सर। परमाणु अविभाज्य नहीं है, परमाणु विभाज्य है, ये सही बात है। परमाणु विभाज्य है, ये सही बात है सर। अगर यहाँ पे होता परमाणु अविभाज्य, परमाणु अविभाज्य, तो ये गलत बात है, ये कथन असत्य है। लेकिन यहाँ पे है परमाणु विभाज्य, तो ये कथन सत्य है। कहता है किसी एक ही तत्व के परमाणुओं के द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो सकते हैं। एक ही तत्व के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन परमाणु संख्या नहीं। एक ही तत्व के परमाणु संख्या समान होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। तो इसमें हमसे परमाणु संख्या की बात नहीं किया, ओनली फॉर हमें परमाणु द्रव्यमान की बात किया है सर। तो सच में सर जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, हमने क्या बोला है कि एक ही तत्व के परमाणु संख्या समान होता है, एक ही तत्व के परमाणु संख्या समान होता है, लेकिन एक ही तत्व के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, सी सही है। यानी कहने का सेंस है उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। ये 3 ऑप्शन में से ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये तीनों ऑप्शन में से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं था जो गलत था। ये तीनों ऑप्शन सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, नन ऑफ दीज। मतलब ये तीनों ऑप्शन सही है, क्योंकि हमको छांटना था असत्य, लेकिन ये तीनों ऑप्शन क्या है सर, ये सत्य है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या मार देंगे, डी मार देंगे, नन ऑफ दीज। ठीक है सर, चलो आ जाना सर सवाल नंबर कितना, 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है जरा गौर कीजिएगा। 12 नंबर सवाल कहता है ना सर कि चल जो घारा चलो सर ताली बजा दो एक बार, आ जाना। कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। अच्छा, इनमें से छांटना कि कौन सा कथन असत्य है, तुम लोग छाट दिया होगा। परमाणु अविभाज्य नहीं है, गलत बात है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है वो कथन असत्य है। ठीक है सर, आ जाना। कहता है परमाणुओं के संयोग से अणुओं का निर्माण होता है, सही बात। जब परमाणु का संयोग होता है ना सर तो अणुओं का निर्माण होता है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बोला है कि अणु जो है वो किससे मिलके बना है, तो अणु जो है वो परमाणु से मिलके बना है। ठीक है, हमने पहले ही बोला है, इसीलिए परमाणुओं के संयोग से अणु का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर ये सही सत्य है, लेकिन हमको छांटना है असत्य। परमाणु विभाज्य होता है, लेकिन ये है परमाणु अविभाज्य, तो ये गलत हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो असत्य है। लेकिन कहता है एक ही तत्व के परमाणु के जैसे होते, एक ही तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं, सही बात है।
एक ही तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं, ये सही बात है सर। फिर कहता है एक ही तत्व के परमाणुओं का रासायनिक गुण समान होते हैं। एक ही तत्व के परमाणुओं का रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं, ये सही बात है। हमें पूछा था कि परमाणु के संयोग से अणु का निर्माण होता है, सही बात है। परमाणु से मिलकर के अणु बनता है। फिर कहता है परमाणु अविभाज्य होता है, जो कि सर आपको गलत बात है। कहता है सर ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कहता है एक ही तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं, सही बात है। कहता है एक ही तत्व के परमाणुओं की रासायनिक गुण समान होते हैं, सही बात है। ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत बात है, तो असत्य होगा ऑप्शन नंबर बी। आइएगा तनी सवाल नंबर कितना देखिएगा सर, तो सवाल नंबर 13। लेकिन सर 13 नंबर सवाल बनाने से पहले आपको होगा फेरा। लेकिन सर इससे पहले मैं आपका टेंशन को खत्म कर दूं, मैं सर आपको एक बातें बताना चाहता हूं कि ये सब पीडीएफ जो है ना सर, ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको टेलीग्राम पे दे रहे हैं। क्योंकि सर इसका इतना सारा क्वेश्चन तो आप लिख नहीं पाइएगा, ठीक है, तो आपको पीडीएफ की तो जरूरत पड़ेगा मेरे भाई, तो हम आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे देते हैं, ठीक है सर। मेरा टेलीग्राम आईडी है संदीप कुमार ऑफिशियल। मेरा टेलीग्राम आईडी है संदीप कुमार ऑफिशियल। आप सबका प्यार ने मेरे भाई संदीप कुमार को बना दिया संदीप कुमार ऑफिशियल। क्या बना दिया मेरे भाई? संदीप कुमार ऑफिशियल, ठीक है सर। इतना जाकर के टेलीग्राम पे सर्च करोगे ना तो मेरा आईडी खुल जाएगा, और उसी आईडी को ज्वाइन करना जिस आईडी में 14,000 से एभव लोगों जुड़े होंगे, उसी आईडी को ज्वाइन करना। वो मेरा ओरिजिनल आईडी है सर। दूसरे का आईडी ज्वाइन करोगे सर, दूसरा का जीएफ का फोटो जाएगा, मेरा आईडी ज्वाइन करोगे सर तो पीडीएफ जाएगा, ठीक है सर। आ जाना, जिनके दिल में दर्द है तकलीफ है छोड़ के चली गई है, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लेना सर। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है संदीप -1842 ठीक है सर। इतना जाकर के फॉलो करना, और ना करोगे ना फॉलो रे तो तेरे सपना में आऊँगा रात को, ठीक है, और तेरे सिस्टम को खराब करके चले जाऊँगा। आ जाना। कहता है कैल्शियम परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या का क्रमशः क्या होगा? देखो सर कैल्शियम क्या होता है? कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है? 40 होता है। हमने क्या बोला है? कहता है कैल्शियम परमाणु में प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बताना है। कैल्शियम तत्व का उसमें इलेक्ट्रॉन बताना है, प्रोटॉन बताना, न्यूट्रॉन बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं सर कि कैल्शियम का परमाणु संख्या जो होता है वो 20 होता है। क्यों? क्योंकि 1 नंबर में हाइड्रोजन, 2 में हीलियम, 3 में लिथियम, 4 में बेरिलियम, 5 में ब्रोंज, 6 में कार्बन, 7 में नाइट्रोजन, 8 में ऑक्सीजन, 9 में फ्लोरीन, 10 में नियोन, 11 में सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्युमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटेशियम, 20 कैल्शियम। 20 में होता है कैल्शियम। इसका परमाणु भार कितना होता है सर? 40। यानी ये हमारा हो गया परमाणु क्रमांक। इसे हम लोग क्या कहेंगे सर? ये क्रमांक हो गया, ठीक है। क्रमांक बोले तो परमाणु संख्या, और ये क्या हो गया सर? तो ये हमारा परमाणु भार हो गया। क्या हो गया मेरे भाई? ये हमारा परमाणु भार हो गया। लेकिन हमसे क्या क्या पूछा है? हमसे पूछा प्रोटॉन, तो ये वाला जो परमाणु संख्या है यही कहलाएगा इलेक्ट्रॉन और यही कहलाएगा प्रोटॉन। यानी कहने का सेंस है मेरे भाई कि कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन और 20 प्रोटॉन। फिर हमसे क्या पूछा सर कि न्यूट्रॉन भी निकालना है। हमने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बता दिया, अब न्यूट्रॉन बताना है। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं सर कि न्यूट्रॉन इक्वल टू होता है परमाणु क्रमांक माइनस भार। अब सोचना सर ये परमाणु क्रमांक कितना होगा? तो सॉरी, भार माइनस परमाणु क्रमांक, भार माइनस परमाणु क्रमांक होता है। भार माइनस परमाणु क्रमांक, परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक होता है न्यूट्रॉन इक्वल टू, ऊपर परमाणु भार 40 है, नीचे में -20 हो जाएगा, तो ये हमारा कितना बचेगा? 20। यानी कहने का सेंस है इलेक्ट्रॉन भी 20 होगा, प्रोटॉन भी 20 होगा, और न्यूट्रॉन भी कितना होगा? 20 होगा। यानी सबका सब 20-20 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए में दिखाई दे रहा है। किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है, तकलीफ है? ना है जी, नहीं है। और तुमको लास्ट में ये बात बताना होगा सर कि आज की क्लास में मुझे इतना क्वेश्चन हमको पता था, हमने इतना क्वेश्चन का सही जवाब दिया। क्योंकि सर जब तक तुम बताओगे नहीं कमेंट बॉक्स में, तब तक हम खुद से आपका रिजल्ट कैसे दूंगा सर? क्योंकि आपका कमेंट जब पढ़ता हूँ ना मेरे भाई, तब मुझे पता चलता है कि बच्चे में क्या कमी है। और ये भी बता देना सर कि ये आज का क्लास आपके लिए कैसा था और कैसा लग रहा है क्लास, जरा कमेंट करके बताना देना सर। चलो आते हैं सर, सवाल नंबर कितना? तो हो गया 14 की तरफ आना। ये 14 नंबर क्वेश्चन देखना और दिल से हाथ रख करके पूछना कि सच में इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे। हम पढ़ाए थे सर, लेकिन तुम पढ़वे नहीं किया होगा,
तुम में गलती है, मेरे को गलती नहीं है सर। देखो सर, ये U है, ये 92 है, ये हमारा 238 है। इसमें हमसे पूछा न्यूट्रॉन की संख्या। ये वाला जो नीचे है वो हमारा कहलाता है परमाणु संख्या, और इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या 92 हो जाएगा। हमसे पूछा न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है भार माइनस परमाणु क्रमांक। आ जाना, भार कितना है सर, ये 238। 238 में से परमाणु क्रमांक कितना है सर, ये 92। तो इसको घटा देना सर, तो इसको घटाएंगे सर, तो देखो 8 में से 2 गया तो 6 हो गया। यहाँ पे सर देखना ये कितना हो गया आपको 22, 23 में से 9 गया सर, इसको देखो ना 13 में से 9 गया, तो 9 और 4 कितना 9 4 13। ठीक है सर, कभी नहीं होगा फेरा। ये 2 था तो ये 1 बचेगा, यानी 146 हो जाएगा हमारा न्यूट्रॉन। यानी न्यूट्रॉन का वैल्यू कितना हो जाएगा 146, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलो आते हैं सवाल नंबर 15 की तरफ। 15 नंबर में कहता है सर कि मैग्नीज, जिसमें 25 नंबर में मैग्नीज होता है सर, इसको हमको क्या बताना है, तो इसका हमें बताना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये 25 का मैग्नीज का हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। देखो सर, सबसे पहले सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोले तो मैग्नीज का मतलब Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा 25 इसका परमाणु संख्या होता है, मतलब 25 को गिनना है। तो सबसे पहले तुम ये देखो कि ये 25 को है, देखो 8 और 2 10, 10 और 8 कितना 18, 18 और 7 कितना 18 और 7 कितना 18 7 25। ऑप्शन नंबर ए में आपका 25 है, लेकिन क्या ऑप्शन नंबर ए सही है या गलत है, इसके ऊपर हम आपको बातें बताएंगे। ठीक है, इसमें 25 गो है। ठीक है सर, आ जाना, इसमें 25 गो तो है, आ जाना। ऑप्शन नंबर बी गिनो, 8 1 10, 8 1 9 और 1 10, 10 इसको जोड़ो तो 10, और 10 और 14 कितना हो गया सर, 10 और 14 हो गया 24। लेकिन यहाँ पे है मैग्नीशियम 25 नंबर पे आता है, तो ये गलत हो गया ऑप्शन नंबर बी। इसमें गिनो 2 और 8 कितना, तो 2 और 8 हो गया 10, 10 और 2 कितना 10 और 2 हो गया सर कितना 12, 12 और 13 कितना हो गया 25, मतलब ये भी 25 है। लेकिन इसको गिनो 8 और 2 10, और 10 और कितना और 10 और 25, इधर भी हो गया 10 और कितना 15 25 हो गया, मतलब ये भी 25 है। लेकिन अब इसमें से हम कैसे छाटेंगे, देखो सर, सबसे पहले 2 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, 2 8, इसके बाद आपको 2 8, 8 के बाद 18, लेकिन सर आपको एभव लेना सर। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे 13 है तो इसी को लेना। ठीक है सर, ये आपको 13 हो जाएगा, इसके बाद आपको ये 2 ले लेना। ठीक है सर, यानी 8 13 और कितना 2, 8 13 और कितना 2, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम्हारा दिल करे सर तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 1s2 2s2 2p6 3s2, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, जो कि सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखने के लिए आना चाहिए। ठीक है, और मेरा कोशिश रहेगा सर कि आपको 10 से 12 मिनट का हम आपको एक वीडियो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर हम डाल देंगे यूट्यूब पे। ठीक है सर, आ जाना। कहता है परमाणु के मूल कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं होते हैं, परमाणु का मूल कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं होते हैं, तो ऐसे सोचना। देखो सर, ये हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के पास प्लस चार्ज होता है, यहाँ से क्या करता है इलेक्ट्रॉन मूव करता है। सर अब सोचो परमाणु के नाभिक में, तो नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं और ये प्लस चार्ज, इसका मतलब क्या है प्रोटॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और हमारा न्यूट्रॉन पे ये होता है चार्ज लेस होता है। ये न्यूट्रॉन क्या होता है मेरे भाई, ये चार्ज लेस होता है। तो आप देखो, आप सोचना, तो यहाँ पे क्या क्या है, इसका नाभिक में है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है मूव कर रहा है। ठीक है सर, यानी हमारा नाभिक में होता है न्यूट्रॉन और क्या प्रोटॉन, और इसके चारों तरफ क्या घूमता है इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु के नाभिक में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इसके चारों तरफ घूमता क्या है तो इलेक्ट्रॉन। तो हमसे पूछा परमाणु के मूल कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं होते हैं, तो नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चारों तरफ घूमता है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक में उपस्थित नहीं होता है। नाभिक में उपस्थित होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं होता है सर। चलो आ जाना, अगला कहता है सर सवाल नंबर 17 की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा। कहता है निम्नलिखित में से किस मूल कण पर ऋणावेश होता है, ये कौन सा मूल कण है जिस पे ऋणावेश है। तो सर ये आपको कमेंट करना पड़ेगा। 17 नंबर का प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, क्या होगा। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं सर कि न्यूट्रॉन जो होता है वो हमारा चार्ज लेस होता है। ये क्या होता है मेरे भाई,
चार्ज लेस होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये वाला तो ऑप्शन कट गया। लेकिन आप बताना कि प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है या माइनस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है या प्लस चार्ज होता है, जस्ट हमने आपको पढ़ाया। ठीक है सर, ये सब सवाल में कोई दम नहीं है, आ जाना सर। अब कहता है सर कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जेम्स चैडविक ने किया था। ठीक है, आपसे पूछेगा कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, तो जेम्स चैडविक ने किया था। किसने किया था, जेम्स चैडविक ने किया था। ठीक है, आपसे पूछेगा कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक ने किया था। अगर आपसे पूछ दिया कि परमाणु संख्या का खोज किसने किया था, परमाणु संख्या का खोज किसने किया था, तो परमाणु संख्या का खोज किया था मोसले ने। किसने किया था, मोसले ने। किसने किया था, मोसले ने। किसने किया था, मोसले ने। ठीक है सर, यहाँ पे पूछा कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज किया था जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन का खोज किया था जेम्स चैडविक ने, और हमारा परमाणु संख्या का खोज किया था मोसले ने। ठीक है, न्यूट्रॉन का खोज किया था जेम्स चैडविक ने, और हमारा परमाणु संख्या का खोज किया था मोसले ने। इस बात को जरा याद कर लेना सर, क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम में पूछने लायक है। ठीक है सर। हाँ, एनर्जेटिक आएगा तब न पढ़ाने में मजा आएगा जी। चलिए सर, आते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है सर, अगला सवाल कितना है, 19 नंबर। थोड़ा सा सर हम इस क्लास में बातें कम करेंगे और नंबर ऑफ सवाल ज़्यादा करेंगे, क्योंकि सर आपको पता है कि आपके एग्जाम में अब टाइम ना के बराबर है सर, तो कम टाइम में बेहतर करना है, तो इसके लिए तुम्हें बेहतर सवाल पढ़ना पड़ेगा। और जब तक बेहतर सवाल नहीं पढ़ोगे ना मेरे भाई, तब तक सिलेक्शन कहीं नहीं होगा सर। और सिलेक्शन सच में पाना है मेरे भाई, क्योंकि मम्मी पापा की फिक्र को फक्र में बदलना है मेरे भाई। क्योंकि सर देखो, कहता है ना सर, ये कुटिया वाला घर को महल में बदलना है सर, तो वो विद्या में ही वैसा ताकत है जो तुम्हारा तस्वीर को बदल सकता है सर। हाँ, तस्वीर और तकदीर को बदलता है कोई, तो वो विद्या में ताकत है मेरे भाई। ठीक है सर, तो अगर सच में तुम्हें अपनी तस्वीर को बदलना है, सच में अपनी मम्मी पापा की फिक्र को फक्र में बदलना है, तो आज से विद्या को अपना लो। और कहता है विद्या वो खेती है सर जो किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तभी तो कहता है कि विद्या की खेती किसानों ना होती, विद्या का बाप कोई पर्वत ना होता। विद्या बगानों में फलती नहीं, विद्या बाजारों में मिलता नहीं। विद्या अमीरी गरीबी न मजहब, विद्या किसी की बपौती नहीं। विद्या उसी का जो दिल से चाहत। अगर सच में अगर तुम विद्या को दिल से चाहोगे ना सर, तो कभी ऐसा नहीं होगा जो विद्या तुम्हारे पास नहीं आएगा। क्योंकि विद्या का बाप कोई पर्वत नहीं जिससे हमको परमिशन लेना पड़ेगा। विद्या चट्टानों से, विद्या आमों के बगीचों में नहीं फलता सर जो तोड़ लेंगे। विद्या सर कहीं बाजारों में मिलता नहीं है। आज एजुकेशन को थोड़ा सा पैसा देना पड़ रहा है। आज से कुछ साल पहले एजुकेशन फ्री में मिलता था, और एजुकेशन को पाने के लिए सर एक दक्षिणा के रूप में दिया जाता था कुछ। ठीक है सर, और वही दक्षिणा के रूप में आज डिमांड किया जाता है। आ जाना सर। तो अब यहाँ पे जरा आना, हमने क्या बोला सर, इस सवाल नंबर 19 कहता रेडियो एक्टिवता का खोज किसने किया था, रेडियो एक्टिवता का खोज किसने किया था, जरा कमेंट कर दो सर। हम ये सवाल बहुत बार पढ़ा चुके हैं। रेडियो एक्टिवता का खोज किया था सर हेनरी बेकुलर ने। किसने किया था, हेनरी बेकुलर ने। ठीक है, आपसे पूछेगा कि रेडियो एक्टिवता का खोज किसने किया था, तो रेडियो एक्टिवता का खोज किया था सर हेनरी बेकुलर ने। किसने किया था, बेकुरल ने। किसने, बेकुरल ने। ठीक है सर, आइएगा सवाल नंबर 20 की तरफ तनी आइएगा। 20 नंबर सवाल कहता है ना सर कि परमाणु नाभिक में से किसके निकलने पर परमाणु संख्या या परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहती है। अच्छा, सवाल कहता है कि परमाणु के नाभिक में से क्या निकल जाएगा जिससे परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहेगा। देखो सर, कहता है परमाणु नाभिक में से किसके निकलने पर परमाणु संख्या या परमाणु द्रव्यमान की संख्या अपरिवर्तित रहेगा। किसको निकलने से, देखो सर, जब अल्फा किरण निकलती है ना सर तो जुटता है परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या दोनों में। बीटा किरण निकलती है सर तो परमाणु संख्या में 2 जुटता है। लेकिन जब गामा किरण निकलती है सर तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। ये गामा किरण में सर नो चेंज। कौन सा चेंज, नो चेंज। कौन चेंज, नो चेंज। ठीक है सर, जब परमाणु के नाभिक में से किसके निकलने पर परमाणु संख्या या परमाणु द्रव्यमान की संख्या अपरिवर्तित रहती है सर, तो वो गामा किरण। जब गामा किरण निकलेगा सर तो मतलब परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन जब परमाणु संख्या और परमाणु जब अल्फा कण और बीटा कण निकलेगा सर तो परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान में
चेंज आएगा। ठीक है सर, आइएगा सवाल नंबर कितना 21 की तरफ आइएगा। ये 21 नंबर सवाल ना तो मेरे नाम ना तो आपके नाम, ये सवाल आपके एग्जाम के नाम। क्योंकि सर देखो, हम हमेशा से कहते हैं कि पढ़े बा वही रे बबुआ जो एग्जाम में पूछी, हाँ एग्जाम में पूछा तो हुई हन वही सवालवा जो संदीप कुमार पढ़ावत हुई। ठीक है सर, भोजपुरियो बोल लेता नहीं है ना, भोजपुरियो बोलते हैं ना रे, हाँ जिसको भोजपुरी आता है हमको सिखा देना, आ जाना सर, क्योंकि हम लोग मगही वाले लोग हैं। देखो सर, कभी कभी पता है, एक बात बताता हूँ, नहीं बताऊंगा, पढ़ाने आया हूँ आज मैं पढ़ाने आया हूँ, इस बात को मैं भूलूंगा नहीं, मैं एकदम नहीं बोलूंगा उल्टा पुल्टा। कहता है सर आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होता है किसमें, आयनीकरण क्षमता सबसे किसमें अधिक होता है सर, तो आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होता है अल्फा किरणों में। किसमें होता है, अल्फा किरणों में। आपसे पूछेगा आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक अल्फा किरणों में, आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक तो अल्फा किरणों में, सबसे कम तो गामा किरणों में। आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक तो अल्फा किरणों में, सबसे कम तो गामा किरणों में। आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक तो अल्फा किरणों में, सबसे कम तो गामा किरणों में। ठीक है सर, चलो ये सब कौन पढ़ाएगा तुमको यार। आइएगा सवाल नंबर 22 की तरफ आइएगा। कहता है किसी परमाणु से बीटा कण का उत्सर्जन का तात्पर्य क्या है। कोई परमाणु से बीटा कण का उत्सर्जन हो रहा है, हमने क्या बोला, किसी परमाणु से बीटा कण का उत्सर्जन हो रहा है, इसका तात्पर्य क्या है, उसका अर्थ क्या है। जब किसी भी परमाणु से बीटा कण का उत्सर्जन हो रहा है सर, तो इसका तात्पर्य है कि बाह्यतम कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन का निकलना, गलत बात। बाह्यतम कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन का निकलना गलत बात। कहता नाभिक से एक इलेक्ट्रॉन का निकलना गलत बात। कहता नाभिक के न्यूट्रॉन एवं का प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन से बदलना। कहता नाभिक के न्यूट्रॉन का प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में बदलना, सही बात। हमसे पूछा है ना सर कि किसी परमाणु से बीटा कण का उत्सर्जन हो रहा है, किसी भी परमाणु से जब बीटा कण का उत्सर्जन हो रहा है तो इसका क्या तात्पर्य है, इसका ये तात्पर्य है सर कि नाभिक के न्यूट्रॉन का प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन में बदलना, नाभिक के न्यूट्रॉन का इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन में बदलना, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में है। ठीक है सर, आइएगा सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 भाई, सवाल नंबर 22 हमने आपको पहले भी पढ़ाया, सॉरी सवाल नंबर 23 हमने पहले भी आपको पढ़ाया है। ज़रा हिम्मत है तो जोर लगाओ, देखते हैं जीतता है बाजी कौन। सर देखो, मैं हमेशा से कहता हूँ लाइफ जीना है तो एकदम रिक्स वाला जियो, और ना तो एकदम नहीं जियो। अरे ज़िंदगी में आए हो तो कुछ करके चले जाओ, ताकि मर भी जाना ना सर तो तुम्हारे आने वाले खानदान जो होंगे ना, तुम्हारे बच्चे के बच्चे, वो याद करे कि नहीं मेरे दादाजी ज़िंदगी में कुछ अच्छा किया था, मेरा बाप तो इसको अच्छा नहीं किया, ऐसे बोलेगा। ठीक है सर, ताकि देखो कहता है ना सर, याद उसी को करता है जिंदगी दुनिया जो बहुत अच्छा करता है या फिर बहुत बुरा करता है। तो अगर जिंदगी में तुम बहुत अच्छा नहीं कर पाया तो बहुत बुरा कर देना, तभी तुमको दुनिया याद रखेगा सर। ठीक है, हाँ ऐसा नहीं कि करो कुछ रेप तेप कर देना बकलोलट। सर जिंदगी में समाज को कभी ठेस मत पहुंचाना। हाँ आ जाना। कहता है क्या सर कि जरा गौर करना, हाँ कहता है सर कि ये 90 है, ठीक है, ये TH है, फिर कहता है सर कि ये 234 है। यहाँ पे सोचना सर, कुछ नहीं करना, हमें बीटा कण का उत्सर्जन हो रहा है। किस कण का, ये बीटा कण का उत्सर्जन हो रहा है। किसका उत्सर्जन हो रहा है, बीटा कण का उत्सर्जित होना। किस कण का, बीटा कण का उत्सर्जित होना। देखो जब बीटा कण का उत्सर्जित होगा ना सर, तो कुछ नहीं करना है सर, जब बीटा कण का उत्सर्जित होगा तो ये परमाणु संख्या है, ठीक है सर, तो परमाणु क्रमांक में 2 जोड़ देना। जब बीटा कण का उत्सर्जन होगा सर तो परमाणु क्रमांक में 2 जोड़ देना, ये 2 जुटेगा तो 92 होगा। और परमाणु भार में 4 जोड़ देना। परमाणु भार में कितना जोड़ देना, 4 जोड़ देना, क्योंकि जितना परमाणु संख्या में जोड़ोगे इससे दुगना परमाणु भार में जोड़ना। तो ये 234 है, इसमें हमने 2 जोड़ा, इसका दुगना 4 होगा, ये हो जाएगा कितना 238। यानी कहने का सेंस है क्या हो जाएगा हमारा 92, भाई 92 तो है ही नहीं कहेंगे रे, 92 238 सही तो हमने लिखा 92 238। सर इसमें थोड़ा सा गलत हो गया कहीं, इसका होगा 92 238, ठीक है सर, आ जाना 92 238 हमने सही लिखा है सर, पता नहीं क्या क्या दे दिया, रहने दो। अगला आना सर, अगला कहता है 24 नंबर, क्या जरा गौर करना। कहता है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में एक तत्व का नाभिक। अच्छा, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया जब होता है तो एक तत्व का नाभिक क्या होता है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया जब होता है तो एक तत्व का नाभिक
कुछ प्रारंभिक नाभिक के कण खोता है, गलत बात। दूसरे नाभिक से कुछ प्रारंभिक नाभिक का कण लेता है, गलत बात। बहुत से कुछ छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है, गलत बात। कुछ प्रारंभिक नाभिक का कण खोकर दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों में टूटता है। कुछ प्रारंभिक नाभिक खो करके दो या दो से अधिक नाभिकों में क्या करता है सर, ये टूटता है। किसमें टूटता है? दो या दो से अधिक नाभिकों में क्या करता है? टूटता है। हमसे बोला है कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में एक तत्व का नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में एक तत्व का नाभिक कुछ प्रारंभिक नाभिकीय कण जो खोकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिकों में क्या करता है? टूटता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में है। आइएगा सवाल नंबर 25। ये 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर करना सर, वो भी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, क्योंकि सर पढ़ाई का मतलब ही होता है शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। ठीक है सर, आइएगा तनी सवाल नंबर इसकी तरफ। कहता है सर कि नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रक छड़ किसके लिए प्रयोग में लाई जाती है? नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रक छड़ किसके लिए प्रयोग में लाई जाती है? नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रक छड़ किसके लिए प्रयोग में लाई जाती है? हमसे पूछा किसके लिए प्रयोग में लाई जाती है, नियंत्रक छड़ किसके लिए प्रयोग में लाई जाती है? सर देखो सर, ऐसे सोचना सवाल को कि जब सवाल तुम्हें समझ में ना आए ना सर, तो खुद से चैलेंज ले लेना। ठीक है, अब आना कहता नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रक छड़ किसके लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो अभिक्रिया की गति को कम करने के लिए। किसके लिए लाई जाती है सर? तो अभिक्रिया की गति को कम करने के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? तो बी होगा। अगला की तरफ आना। अगला क्या कहता है सर कि विद्युत संयोजक बंध बनता है। अच्छा, विद्युत संयोजक बंध बनता है कहाँ पे? विद्युत आवेशित अणुओं का, गलत बात। विद्युत संयोजक बंध बनता है कहाँ पे? विद्युत संयोजक बंध बनता है विद्युत आवेशित अणुओं का, गलत बात। उदासीन अणुओं का, गलत बात। उदासीन परमाणुओं का, गलत बात। विद्युत आवेशित परमाणुओं या परमाणु समूह का, किसका? विद्युत आवेशित परमाणुओं या परमाणु समूह का। हमसे पूछा विद्युत संयोजक बंध बनता है, विद्युत संयोजक बंध बनता है कहाँ पे? तो विद्युत आवेशित परमाणुओं या परमाणु समूहों का। ठीक है सर, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो डी नंबर में देखने को मिलेगा। ठीक है सर, इसमें पानी खत्म हो गया, और जब पानी खत्म हो जाएगा तो दिमाग सर कहाँ चला जाएगा। ठीक है, आ जाना। आहा, चलिए आते हैं सवाल नंबर 27 की तरफ। ये 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर करना कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं परमाणु के का। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? परमाणु के। देखो सर, जब पूछेगा संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं परमाणु के का, तो सबसे भीतरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, गलत बात। संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है सर, वो सबसे बाहरी कक्षा में, बाह्यतम कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ठीक है, हमसे पूछा संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं परमाणु के सबसे भीतरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, गलत बात। बाहर से दूसरे नंबर के कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, गलत बात। दूसरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, गलत बात। बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही क्या कहलाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। हमसे पूछा है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। ठीक है सर, चलो आना सवाल नंबर 28 की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर करना सर, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। कहता है ना कि संयोजी यौगिक का तुलना सह संयोजी यौगिक का तुलना में विद्युत संयोजी यौगिकों का समानता होते हैं क्या? सह संयोजी यौगिक का तुलना में विद्युत संयोजी यौगिक के समानता होते हैं क्या? सह संयोजी यौगिक की तुलना में विद्युत संयोजी यौगिकों के समानता होते हैं क्या? उच्च गलनांक तथा उच्च क्वथनांक क्या होता है? उच्च गलनांक तथा उच्च क्वथनांक, या फिर कुछ और होता है? उच्च गलनांक या उच्च क्वथनांक? तो उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक। कहता है सह संयोजी यौगिक की तुलना में विद्युत संयोजी यौगिकों के समानता होते हैं, तो उच्च गलनांक तथा उच्च क्वथनांक, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए में देखने को मिल रहा है। ठीक है सर, चलो आते हैं सवाल नंबर कितना सर, 29 नंबर। ये 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, जरा गौर करना। देखो ये सवाल नंबर 29 जो है ना, इस टाइप का सवाल हमने आपको बहुत पहले बता चुका है, और एक दो बार नहीं सर, हमने बहुत बार बनाया है।
ऐसे टाइप का सवाल। तो प्लीज़ मेरे भाई कमेंट कर देना सवाल नंबर 29 का सही और सटीक आंसर क्या होगा, और हर कोई कमेंट करेगा, चाहे आप गलती ही कमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं सर, लेकिन ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे भाई, और जो सही करेगा नूरी, पूरा पक्का हम अपना साली से शादी करा देंगे। अब तुम लोग पक्का करेगा, मेरे को पता चल गया ना। आइएगा सवाल नंबर 30 क्या कहता है सर, जरा इसके ऊपर आइएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है ना कि एक तत्व का परमाणु भार 24 है। अच्छा, एक तत्व का परमाणु भार कितना है मेरे भाई, 24 है, तथा इनके नाभिक में 12 न्यूट्रॉन है। अच्छा, न्यूट्रॉन इक्वल टू कितना है सर, ये 12 है। तो हमसे पूछा इसकी संयोजकता क्या होगा। देखो सबसे पहले ये सोचना, न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या होता है, न्यूट्रॉन इक्वल टू होता है भार माइनस परमाणु क्रमांक। क्या होता है, भार माइनस परमाणु क्रमांक। ये कितना है, 12, इक्वल टू भार कितना है, 24, अब माइनस कितना है सर, ये परमाणु क्रमांक। अब इधर आना, ये माइनस परमाणु क्रमांक इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा सर। यानी कहने का सेंस है कि ये परमाणु क्रमांक इक्वल टू क्या होगा सर, ये हमारा यहाँ पे 12 है, वो उधर चला जाएगा 12, तो ये 24 माइनस 12 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 12। यानी कहने का सेंस है कि अब हमारा आ गया परमाणु क्रमांक कितना, 12। हमसे क्या पूछा है सर, उसकी संयोजकता। हमें इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये परमाणु क्रमांक हो गया। परमाणु क्रमांक मतलब संख्या, तो जो परमाणु संख्या होता है वही इलेक्ट्रॉन कहलाता है, वही प्रोटॉन कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना हो गया, 12। तो हमसे पूछा संयोजकता। अच्छा, 12 में कौन आता है, तो 12 में मैग्नीशियम आता है। तो 12 का हमारा क्या, 12 दूनी 24 इसका परमाणु भार होता है। हमसे इसका इलेक्ट्रॉन निकालना है सर। तो देखो 2, 8 और 2, यानी 8 और 2 10, 10 और 2 कितना, 12। और जो अंतिम में होता है ना सर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजकता। यानी कहने का सेंस है कि हमारा संयोजकता कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं सवाल नंबर कितना सर, तो 31 की तरफ आते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर करिएगा। कहता है ना, सहसंयोजी यौगिकों में 2 परमाणुओं के मध्य अधिकतम सहसंयोजी बंधों की संख्या कितनी होती है। देखो हमसे पूछा है 2 परमाणुओं के मध्य अधिकतम सहसंयोजी बंधनों की संख्या। अधिकतम सहसंयोजी बंधनों की संख्या 2 होती है। हमसे पूछा है अधिकतम सहसंयोजी बंधनों की संख्या 2 होती है। यानी कहने का सेंस है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आइएगा सवाल नंबर 32 की तरफ। 32 नंबर क्या कहता है, C2H6 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा क्या होगा। ये सवाल बड़ा सोचने वाला है। C2H6 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा क्या होगा सर, तो इसके लिए कुछ नहीं करना। देखो सबसे पहले इसका अनुभार बता दो। इसका अनुभार, इसका अनुभार क्या होगा सर, इसका अनुभार बता दो, ठीक है। आ जाना, नहीं तुझे चाहूं तो, इसका अनुभार क्या हो, देखो ये 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24, क्योंकि ये कार्बन है, कार्बन होता है 6 नंबर पे, तो परमाणु भार हो जाएगा 12। तो 12 दूनी 24, प्लस में इधर आना सर। यहाँ पे कहता है सर ये कितना है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या भी 1 और परमाणु द्रव्यमान भी 1, और यहाँ पे कितना है सर, 1 है। तो 1 गुने 6, यानी 12 दूनी 24 और 6 कितना हो जाएगा, 30। यानी ये पूरा का जो अनुभार होगा, किसका, ये पूरा का जो अनुभार होगा मेरे भाई, ये पूरा का जो अनुभार होगा सर, वो कितना होगा, 30 होगा। अब यहाँ पे सोचना सर, इसका हमने अनुभार निकाल दिया। हमसे पूछा है C2H6 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा। C2H6 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा, तो इसके लिए हमें पूरा का अनुभार बटे में, पूरा का अनुभार बटे में, सॉरी पूरा का अनुभार नहीं, ये कार्बन का अनुभार, ऊपर में लिखना है कार्बन का अनुभार, ठीक है सर। जिसका निकालना है, जिसका निकालना है उसका अनुभार, ठीक है। तो लिखना है C2H6 में C का अनुभार, ठीक है सर। आ जाना, किसका अनुभार, C का अनुभार बटे में C2H6 का अनुभार, मतलब पूरा का अनुभार, ठीक है सर। पूरा का अनुभार गुने में क्या कर देना है, परसेंटेज के लिए 100 से क्या कर देना है, गुना कर देना है। हमने क्या बोला कि जब ऐसा केस बनेगा ना सर, जब ऐसे फार्मूला का केस बनेगा और ऐसे फार्मूला में आपसे पूछेगा अनुभार, तो कुछ नहीं करना है, इसका सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, अनुभार निकाल लेना। इसके बाद जिसका अनुभार पूछेगा, जिसका अनुभार पूछेगा उसको ऊपर में रखना, और सब अब पूरा को नीचे में रखना, और परसेंटेज के लिए 100% से गुना कर देना। आ जाना सर। अच्छा कार्बन कितने नंबर पे होता है, तो कार्बन होता है, देखो यहाँ पे आना, कार्बन होता है 6 नंबर पे, तो परमाणु भार हो जाएगा 12, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24। आ जाना सर। यहाँ पे हो गया 12 दूनी 24 बट्टा में पूरा का अनुभार 30 है,
हमने निकाला है, गुने में 100% से गुना कर देंगे, एगो जीरो से एगो जीरो कटेगा सर, यहाँ पे ये 10 बच गया, ये 8 या 24 8 बार में कटेगा सर, ये 8 दहें के 80% हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा सर? ये 80% हो जाएगा। यानी बोलने का सेंस है कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। सवाल समझ में आया है? अब पता चला है सर कि न्यूमेरिकल कैसा पूछता है केमिस्ट्री में। मेरे भाई चाहे कुछ भी पूछे, वो हर चीज़ हम पढ़ा डालेंगे जो आपका एग्जाम पूछता है। ठीक है सर, चलते हैं सवाल नंबर कितना सर? ये 33 की तरफ। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा सर। कहता है ना कि CA3PO4 का होल 2 में कैल्शियम की संयोजकता क्या होगा। देखो सर, यहाँ पे आना, ऐसे सोचना सर, मैं आपको बताता हूँ। इसमें हमसे पूछा कैल्शियम की संयोजकता, तो ये देखो Ca है और यहाँ पे क्या सर? ये PO4 है। ठीक है सर, आ जाना। अब देखो सर, PO4 में जो गुना है वो हमारा कैल्शियम की संयोजकता होगा, और जो Ca3 में गुना है वो हमारा किसका संयोजकता होगा? PO4 का संयोजकता होगा। क्यों? क्योंकि सर देखो, ये जो है ना, ये पूरा हमारा अणुसूत्र है। कौन सूत्र है मेरे भाई? ये हमारा अणुसूत्र है। और अणुसूत्र का निर्माण कैसे होता है सर? तो अणुसूत्र का निर्माण होता है कि इसका संयोजकता इसके साथ मिलेगा और इसका संयोजकता इसके साथ मिलेगा। एक्चुअली में कैल्शियम की संयोजकता 2 था, ठीक है सर, और PO4 की संयोजकता 3 था। लेकिन अब क्या हुआ कि PO4 इससे मिल गया और कैल्शियम इससे मिल गया। तो अब सोचना सर, क्या हमसे पूछा कैल्शियम की संयोजकता, तो कैल्शियम की संयोजकता कितना होगा? 2 होगा, और PO4 का संयोजकता कितना होगा? तो 3 होगा सर। ठीक है, चलो। ना रे बाबा ना, तेरा बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। आओ, कहता है क्या सर कि एक धातु M के क्लोराइड का सूत्र MCl है, इसके फास्फोट का सूत्र क्या होगा? देखो सर, MCl है, M के क्लोराइड का सूत्र कितना है? MCl है, इसके फास्फेट का सूत्र होगा क्या? इसके फास्फेट का सूत्र हमसे पूछा है ना सर, तो फास्फेट का सूत्र क्या होगा? जरा बताना तने मेरे भाई, जरा शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट कर देना सर। क्योंकि देखो सर, जब तक क्वेश्चन को कमेंट नहीं करोगे ना मेरे भाई, तब तक सवाल में मज़ा नहीं आएगा सर। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे भाई जरा कमेंट करते चलना, और इसका अगर कमेंट आंसर जानना चाहते हो सर तो कमेंट बॉक्स में दिया होगा। ठीक है, चलो आते हैं सर सवाल नंबर कितना? 35 की तरफ। ये 35 नंबर सवाल ना तो मेरे नाम ना तो आपके नाम, ये सवाल आपके एग्जाम का नाम। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ सर कि जब सवाल को देखोगे ना सर तो आपका दिल गदागद हो जाएगा। ठीक है सर, आ जाना। कहता है एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CHO है। एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र कितना है? CHO है। ठीक है सर, अब सोचना, इसका मूलानुपाती सूत्र कितना है? CHO है। और कहता है क्या अनुभार 180 है, तो इसके यौगिक का अनुसूत्र क्या होगा? इस यौगिक का अनुसूत्र क्या होगा? पहले इसे सोचना, CH2O होगा। ठीक है सर, यहाँ पे गलत लिख दिया, CH2O है, इसका मूलानुपाती सूत्र कितना है? CH2O है। तो सबसे पहले CH2O का अनुभार बता दो, CH2O का अनुभार बता दो। देखो यहाँ पे आना, कार्बन कितना नंबर पे? 6 नंबर पे। 6 नंबर पे कार्बन होता है सर, लेकिन H है यहाँ पे, तो यहाँ पे H होता है 1 नंबर पे, तो ये हो जाएगा 6, और प्लस में हाइड्रोजन 1 नंबर पे, लेकिन 2 से गुना है, ऑक्सीजन होता है 8 नंबर पे, और दूनी 16 हो जाएगा परमाणु भार। यानी हो जाएगा कितना? 6 2 8, 8 और 16 कितना? ये हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा सर? 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 होगा या 30 होगा रे? 6 6 दूनी 12 है भाई, सब गलत सलत हो जाता। देखो सर, आ जाना, ऐसे करना सर। ये कार्बन आता है 6 नंबर पे, लेकिन इसका परमाणु भार होता है 12, प्लस हाइड्रोजन 1 नंबर पे, तो एक ही इसका परमाणु भार होता है, ये हो जाएगा 16। 12 और 2 कितना? 14। 12 2 कितना? 14। 14 और 16 कितना? 30। यानी इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। CH2O का परमाणु भार कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है सर? अब क्या करना है? हमसे पूछा है इन यौगिकों का अनुसूत्र, तो सबसे पहले N निकालना है, नंबर ऑफ कार्बन, सबसे पहले N निकालना। तो N बराबर होता है सर अनुभार। N बराबर क्या होता है? अनुभार बटे में मूलानुपाती सूत्र का अनुभार। अनुभार बटे में मूलानुपाती सूत्र का अनुभार। ठीक है, आ जाना, सूत्र का अनुभार आ जाना, गुने में मूलानुपाती सूत्र का अनुभार। ठीक है सर, आ जाना, गुने में कुछ नहीं। N बराबर अनुभार कितना दिया हुआ? 180 दिया हुआ अनुभार, बट्टे में मूलानुपाती सूत्र का अनुभार कितना आ गया? 30 आ गया। इससे काटेंगे 6 बार में, यानी N का मान कितना आ गया? 6 आ गया।
n का मान कितना आ गया, 6 आ गया। अब हमसे क्या पूछा है सर, हमसे पूछा है कि इसमें अब इसका सूत्र क्या बनेगा, अब इस यौगिक का अनुसूत्र क्या बनेगा। देखो n का वैल्यू कितना आ गया है, 6 आ गया है। जब n का वैल्यू 6 आ गया है और ये फार्मूला क्या था सर, CH2O था, तो ये पूरा में 6 से गुना कर दो, और जब पूरा में 6 से गुना करेंगे तो अब ये 6 इससे गुना होगा तो C 6 हो जाएगा, यानी कार्बन अब 6 हो जाएगा, हाइड्रोजन 6 दूनी 12 हो जाएगा, और ऑक्सीजन भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी जो पहले सूत्र ऐसे था अब इसका सूत्र बनेगा ऐसे। कैसे बनेगा, ऐसे C6H12O6, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में देखने को मिलेगा। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ? ना रे बाबा ना। देखो सर समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताना, बस फार्मूला आपको याद होनी चाहिए, ऑटोमेटिक आंसर आपको सर मिलेगा। ठीक है, आइएगा। कहता है सर क्या, 46 ग्राम सोडियम की जल से क्रिया करने पर कितने ग्राम हाइड्रोजन गैस प्राप्त करता है। मात्र सर हमें कहता है 46 ग्राम सोडियम जल के साथ क्रिया करने पे। देखो सर सोडियम बोले तो Na है सर, आ जाना। सोडियम जो है सर वो जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है सर, पहले ये सोचना। सोडियम जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा NaOH, अब प्लस में क्या बनाएगा सर, ये हाइड्रोजन H2 बनाएगा। ठीक है सर, इस प्रकार से बनाता है। समझ में आया। जो कि सर हाइड्रोजन जो है सर वो वेपर बन के उड़ेगा, तो हमसे पूछा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। अब सोचना, यहाँ से सोचना, यहाँ पे 2 कर देना, इसको पूरा वैलेंसी बनाने के लिए, मतलब पूरा संतुलित करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे 2 कर देना, यहाँ भी 2 लगा देना, अब वो वैलेंसी हो जाएगा, पूरा संतुलित हो जाएगा। नहीं रे भाई, यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। अब ये पूरा क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब सोचना सर कि इसमें 11 दूनी ये तो इसका छोड़ो नहीं, इसको छोड़ो। अब सोचना, हमसे पूछा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है, तो हाइड्रोजन गैस ये वाला प्राप्त हुआ। अब सोचना हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है, तो यहाँ पे 2 गुना में ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी हाइड्रोजन गैस कितने किलोग्राम प्राप्त होगा, तो 2 ग्राम प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी होगा। हाइड्रोजन गैस कितना प्राप्त होगा सर, तो हाइड्रोजन गैस 2 प्राप्त होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कहाँ है, बी है। सवाल नंबर आना सर 37 की तरफ। ये 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा सर। कहता है ना कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुआ है जिसमें, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुआ है जिसमें क्या होता है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुआ है जिसमें ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुआ है जिसमें ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, गलत। आंतरिक कार्य में परिवर्तित होती है, गलत बात। ऊष्मा का विद्युत में परिवर्तन होना, गलत बात। ऊष्मा का अवशोषण होना, गलत बात। ऊष्मा का उत्सर्जन होना। हमसे क्या पूछा है सर कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी का मतलब ऊष्मा का उत्सर्जन, बस इतना याद रख लेना। हमने क्या बोला है, ऊष्माक्षेपी का मतलब ऊष्मा का क्या याद कर लेना, उत्सर्जन, बस सिंपल फंडा। ऊष्माक्षेपी का मतलब ऊष्मा का उत्सर्जन, बस एकदम ये कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में रख लेना सर। ऊष्माक्षेपी का मतलब ऊष्मा का उत्सर्जन, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में देखने को मिलेगा। ठीक है सर, आना सवाल नंबर कितना, 38 की तरफ। ये 38 नंबर क्वेश्चन का आता है कि H2C2 और O4 में कार्बन का प्रतिशत। देखो सर ये N2O वाला टाइप का सवाल है जो हम आपको होमवर्क में दिए हैं, तो चलिए हम इसको बना देते हैं। ये H2 है, ये C2 है, ये O4 में हमसे पूछा कार्बन का प्रतिशत मात्रा। अब सोचना सर, ऐसे सोचना, हाइड्रोजन कितना होता है सर, 1 होता है, तो प्लस 1 कर देना, गुने में 2 कर देना, प्लस। हमसे कार्बन का पूछा, कार्बन को x मान लेना, गुने में 2 है 2 कर देना, प्लस। ऑक्सीजन का होता है -2 और गुने में 4 कर देना, बराबर में 0 कर देना, है ना। ये हो गया 2 हो गया प्लस में, ये 2x हो गया, ये माइनस में 8 हो गया, बराबर में 0 हो गया। इसको घटा दो पहले सर, तो ये 2x - 6 बराबर 0, वो उधर जाएगा सर, तो ये 2x बराबर हो गया +6, और 2 से काटेंगे 6 को सर, तो 3 बार में खोपचे में जाएगा, यानी x बराबर कितना हो गया मेरे भाई, 3 हो गया, जो कि सर ये -3 तो उन्हें गया +3, यानी कहने का सेंस है x का जो ऑक्सीकरण संख्या होगा सर वो हमारा क्या होगा, +3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए में देखने को मिल रहा है। हमारा कार्बन का जो ऑक्सीकरण संख्या होगा वो कितना होगा, +3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ, ए में देखने को मिल रहा है। ठीक है सर, चलिए आते हैं सवाल नंबर कितना, 39 की तरफ। ये 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, जरा गौर करना। कहता है ना सर कि निम्न में से कौन सा कथन उत्प्रेरक के लिए गलत है। ये 4 ऑप्शन में से कौन सा कथन उत्प्रेरक के लिए क्या है, गलत है। कौन सा कथन उत्प्रेरक के लिए गलत है, तो कहता है सर कि इसका प्रभाव विशिष्ट है, यह समावस्था को बदलता है, इसकी
थोड़ी सी मात्रा पर्याप्त होती है। यह किसी क्रिया की गति को परिवर्तित करता है, या किसी भी क्रिया की गति को क्या करता है, परिवर्तित करता है। यानी हमारा बड़ा बेहतरीन चीज़ है सर, ठीक है। मतलब किसी भी क्रिया की गति को क्या करता है सर, परिवर्तित करता है। हमसे क्या बोला, पहले क्वेश्चन को समझना। कहता है निम्न में से कौन सा कथन उत्प्रेरक के लिए गलत है? इसका प्रभाव विशिष्ट है, सही बात है। यह समावस्था को बदलता है, गलत बात है। ये समावस्था को नहीं बदलता है। कौन सा कथन उत्प्रेरक के लिए गलत है? देखो सर, ये उत्प्रेरक के लिए सही है, लेकिन ये जो है उत्प्रेरक के लिए गलत है, क्योंकि ये समावस्था को नहीं बदलता है और इसमें कह रहा है बदलता है, तो ये गलत हो गया। ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। आइएगा सवाल नंबर कितना, 40 की तरफ। हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं सर। अभी जाना बाकी है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन और करना है मेरे भाई। तो बस आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, बस ऐसा ही बनाए रखना मेरे भाई। क्योंकि सर देखो, हम दोनों भाई कदम से कदम मिला करके चलेंगे और सिलेक्शन की दुनिया में एक अलग इतिहास लिखेंगे सर। ये मैं इसलिए ये बातें बोलता हूँ मेरे भाई, क्योंकि देखो सर, मैं अकेले ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता हूँ। जब तक आपका साथ नहीं होगा, आपका विश्वास नहीं होगा, आपका प्यार नहीं होगा, तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा सर। और ये एसके साइंस क्लासेस मेरा नहीं है सर, ये आप सबका प्यार है सर, ठीक है सर। तो बस इतना ही कहूँगा सर कि सपोर्ट करना और खुले दिल से करना, और इतना करना सर कि मार्केट में लोगों को ये पता चले कि सच्चाई कभी झुक नहीं सकता किसी को बोलने से सर, ठीक है सर। और मैं क्या बोलूँ सर, ये दुनिया बोलता है और बस कुछ नहीं बोलूँगा सर। कहता है ना सर कि मेहनत में वो ताकत है जो दुनिया को झुका देता है मेहनत के सामने। कहता है ना, तुम नहीं बोलूँगा वरना फिर हो जाएगा कंट्रोवर्सी ठीक है सर, आ जाना। कहता है सर कि तेल के हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया है, तेल के हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया है समांगी उत्प्रेरक, विषमांगी उत्प्रेरक, स्वयं उत्प्रेरक, या फिर इनमें से कोई नहीं। हमसे क्या बोला है सर कि तेल के हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया है, तेल के हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया है, तो विषमांगी उत्प्रेरक है। कौन सा उत्प्रेरक? विषमांगी उत्प्रेरक, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कहाँ, बी में देखने को मिलेगा। अगला कहता है सर क्या, अगला क्या कहता है जरा गौर करना। कहता है ना कि जब उत्प्रेरक का अभिकारक, जब उत्प्रेरक का अभिकारक भिन्न भिन्न अवस्थाओं में होते हैं तो उत्प्रेरक होगा क्या? हमें क्या बोला है सर कि जब उत्प्रेरक का अभिकारक भिन्न भिन्न अवस्थाओं में होते हैं तो उत्प्रेरक होगा क्या? धनात्मक उत्प्रेरक होगा, विषमांगी उत्प्रेरक होगा, या स्वयं उत्प्रेरक होगा, या समांगी उत्प्रेरक होगा। कहता है जब उत्प्रेरक एवं अभिकारक भिन्न भिन्न अवस्था में होता है, उत्प्रेरक और अभिकारक भिन्न भिन्न अवस्था में होता है, तो ऐसे केस में जब बात होगा भिन्न भिन्न का तो कहेंगे विषमांगी उत्प्रेरक, ठीक है सर। जब बात होगा भिन्न भिन्न का तो क्या कहेंगे, विषमांगी उत्प्रेरक, ठीक है। चलो आना सवाल नंबर 42 की तरफ। ये 42 नंबर क्वेश्चन कितने लोग टिक ऑफ करेगा सर, जरा है हिम्मत तो लगा दो जोर, देखते हैं जीतता है बाजी कौन। कहता है एक यौगिक का अनुभार इतना है। सबसे पहले ये सोचना सर कि यौगिक का जो अनुभार है वो कितना है, 98 है। उस यौगिक का वाष्प घनत्व क्या होगा? देखो सर, हमारा एक फार्मूला होता है, पता है क्या, 2 गुने वाष्प घनत्व, 2 गुने वाष्प घनत्व बराबर अनुभार। हमने क्या बोला है, 2 गुने वाष्प घनत्व बराबर अनुभार। अब सोचो सर कि ये वाष्प घनत्व हमको पता करना है, तो वाष्प घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, वाष्प घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, अनुभार कितना है, 98 है। अब सोचना यहाँ पे 2 गुना में है, नीचे आएगा भागा में 2, इसको काटेंगे सर तो 49 बार में खोपचे में जाएगा। यानी कहने का सेंस है सर कि हमारा जो वाष्प घनत्व हो जाएगा, हमारा जो वाष्प घनत्व हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो प्लीज़ मेरे भाई इस क्वेश्चन का ये फार्मूला, बस ये वाला फार्मूला याद रख लेना मेरे भाई। इस टाइप पे एक सवाल पक्का आएगा सर, हाँ ये वाला फार्मूला याद कर लेना मेरे भाई, क्योंकि इस टाइप पे एक क्वेश्चन पक्का आएगा सर। हाँ अपने दिल में रख लेना इस टाइप पे एक क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन तो मामला पक्का फंसने वाला है सर। एक क्वेश्चन पक्का तो पक्का आएगा सर, तो आएगा, ठीक है। चलो आते हैं सवाल नंबर अगला की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है जरा गौर कीजिएगा, 43 नंबर क्वेश्चन कहता है 31.50 ग्राम कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन से 108 ग्राम सिल्वर विस्थापित करता है। यदि सिल्वर का तुल्यांकी भार 108 हो तो कॉपर का तुल्यांकी भार क्या होगा? सर सवाल बड़ा रोमांटिक है
और ऐसे ऐसे सवाल में सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन सबसे पहले इसका फार्मूला तुम लिख लो सर। फार्मूला होता है कॉपर का भार, ठीक है सर। इसके बाद मैं आपको समझाता हूं, कॉपर का भार बट्टे में सिल्वर का भार, ठीक है सर, आ जाना। कॉपर का भार बट्टे में सिल्वर का भार, ठीक है, आ जाना। सिल्वर का भार बराबर कॉपर का तुल्यांकी भार, कॉपर का तुल्यांकी भार बटे में किसका तुल्यांकी भार, तो सिल्वर का तुल्यांकी भार। आ जाना। हमने क्या बोला है सर, हमने बोला है कि कॉपर का भार बट्टे सिल्वर का भार बराबर होता है कॉपर का तुल्यांकी भार बट्टे सिल्वर का तुल्यांकी भार। अब सोचना सर, ये हमें कहा था 31.50 ग्राम कॉपर, कितना है 31.50 ग्राम कॉपर, मतलब कॉपर का जो भार है वो हमारा है 31.50। सिल्वर का कितना है सर, तो सिल्वर का है 108। कहता है सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन में 108 ग्राम सिल्वर विस्थापित करता है, यानी 108 हो गया बराबर। कहता है सर कि कॉपर का तुल्यांकिक भार हमसे निकालना है, हमें निकालना है कॉपर का तुल्यांकिक भार। तो कॉपर का तुल्यांकिक भार हमको निकालना है सर, हमको निकालना है कॉपर का तुल्यांकी भार, हमको निकालना है कॉपर का तुल्यांकी भार बटा सिल्वर का तुल्यांकी भार कितना है सर, तो ये सिल्वर का तुल्यांकी भार देखो दिया हुआ है, सिल्वर का तुल्यांकी भार 108 है, सिल्वर का तुल्यांकी भार 108 है। अब देखना 108 से 108 गला खोपचे में, यानी कॉपर का जो तुल्यांकिक भार होगा वो हमारा कितना आ जाएगा 31.5। इससे ये कट गया, इससे तो ये कट ही गया, तो 31.50 31.50 आ जाना। 31.50 31.50 बराबर हो जाएगा क्या, बराबर हो जाएगा कॉपर का तुल्यांकी भार। अब समझ में आया कि न्यूमेरिकल कैसे बनता है सर। मेरे भाई इस फार्मूला को पक्का याद कर लेना सर, क्योंकि इस पे एक न्यूमेरिकल पक्का आने वाला है सर। अब जरा बताना सर कि लोग कहता है कि संदीप का न्यूमेरिकल पढ़ाता नहीं है उतना। सर संदीप कुमार जो न्यूमेरिकल पढ़ा देता है ना सर, वो सोचने वाली बातें होती है। देखो सर, मैं हमेशा से कहता हूँ, मैं हमेशा से कहता हूँ सर, मुझे हम अपना औकात मैं आपको नहीं दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि सर टीचर का औकात क्या होता है, टीचर का औकात होता है बच्चा का रिजल्ट। तब टीचर गर्व से बोलता है कि मेरे अंदर औकात है। सर हम वैसे फालतू फालतू क्वेश्चन क्यों लाएंगे जो आपके एग्जाम कुछ भी नहीं करता है, क्या कराने से फायदा है सर, कोई फायदा नहीं है सर। जब आप पिछले 10 शेयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना, गाइड देखोगे ना, मॉडल पेपर देखोगे ना, सेट देखोगे ना, तब तुमको पता चलेगा कि सच में सवाल पूछता कैसा है एग्जाम। और सर हमने ये कई रातें जगा है और ये सब पूरा हमने किया है, क्योंकि जो भी हम क्वेश्चन लाता हूँ मेरे भाई वो मेरा मिक्स क्वेश्चन रहता है। और सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन पूछ कैसे रहा है आखिरकार में आपका एग्जाम। और जो टीचर ये समझ गया कि एग्जाम पूछ कैसे रहा है सवाल, वो टीचर का क्वेश्चन पक्का फंसेगा सर, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है सर, चलिए आते हैं सवाल नंबर कितना 43 हो गया, 44 की तरफ आते हैं। 44 नंबर सवाल, 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा गौर करना सर। इससे पहले मेरे भाई कि जरा हमको पानी पीने दो सर, ठीक है, क्योंकि जब तक ना पिएंगे तब तक पढ़ाएंगे कैसे रे, दारू नहीं है कि नशा हो जाएगा। पानी गर्म हो रहा है, इसको रख दो ना वहाँ पे, उस पर रख दो। चलिए आते हैं सर, कहता है ना समान ताप एवं दाब पर गैसों का समान आयतन में, अच्छा समान ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयतन में परमाणुओं की संख्या समान होती है। अच्छा, परमाणुओं की भार एक समान होती है, परमाणुओं तथा अणुओं की संख्या एक समान होती है, अणुओं की संख्या समान होती है। कितने लोग ये सवाल को सही और सटीक कमेंट करेगा सर? अगर है हिम्मत तो लगा दो जोर, देखते हैं जीतता है बाजी कौन। देखो सर हमसे पूछा है समान ताप एवं दाब पर गैसों का समान आयतन में, समान ताप पर समान दाब,
तथा गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। क्या होता है मेरे भाई? अणुओं की संख्या समान होती है। कब? जब समान ताप पे समान दाब तथा आयतन समान में अणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। और अणु किससे मिलकर बना है? तो अणु जो है मेरे भाई वो परमाणु से मिलकर के बना है। ठीक है, चलो आते हैं सवाल नंबर कितना 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये 45 नंबर सवाल क्या कहता है, जरा गौर करना सर, है ना? तभी तो कहोगे कि तेरी आंखों में चलो सर आ जाना। मेरे को लगता है ना सर कि जिंदगी ना सर बड़ा अच्छा लगता है मेरे को, तुम सबका प्यार मिलता है ना सर, तो मेरे को सब कुछ अच्छा लगता है। कहता है एक धातु को 0.52 ग्राम को ऑक्सीजन में गर्म करने पर 0.65 ग्राम ऑक्साइड प्राप्त हुआ तो धातु का तुल्यांकिक भार क्या होगा? देखो सर, जब भी सर निकालना होगा धातु का तुल्यांकिक भार, देखो सर यहाँ सुन, एक धातु का 0.52 ग्राम को ऑक्सीजन में गर्म करने पे, 0.52 ग्राम में ऑक्सीजन में गर्म करने पे इतना ग्राम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगा? तो ऑक्सीजन की मात्रा बराबर क्या हो जाएगा सर? तो 0.65 में माइनस कर देना 0.52 को। क्यों? क्योंकि एक धातु को इतना ग्राम को ऑक्सीजन में गर्म करने पे इतना ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो पहले दोनों को माइनस कर दो, और जब माइनस करेंगे तो आएगा सर कितना? 0.3 हो जाएगा, और 0 पॉइंट कितना 13 हो जाएगा सर। ठीक है, अब आना, पूछा तुल्यांकिक भार धातु का। तो धातु का तुल्यांकिक भार क्या होता है? धातु का तुल्यांकी भार बराबर, धातु का तुल्यांकी भार बराबर, सबसे पहले ये देखना कितना ग्राम ऑक्सीजन है, तो 52 है, तो 0.52 इतना ग्राम में कितना का अंतर है? तो 0.13 का अंतर है, गुने। अब हमें बताना है सर कितना ग्राम है, तो हमेशा 8 से गुना कर देना। तुल्यांकिक भार निकालने के लिए हमेशा क्या करना? 8 से गुना कर देना। देखो ये पॉइंट से पॉइंट गला खोपचे में, क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, तो ये दोनों पॉइंट खत्म हो गया सर। अब 13 3 26 33 39 13 चौका 52, 4 बार में 8 चौक कितना 32, यानी कहने का सेंस है तुल्यांकिक भार कितना हो जाएगा सर? ये 32 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नहीं समझा? देखो ये वाला पॉइंट के बाद 2 अंक और पॉइंट के बाद 2 अंक, तो ये वाला पॉइंट से पॉइंट कटेगा, तो ये अब जब पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो ऊपर 52 बचेगा, नीचे 13 बचेगा, तो 13 चौका 52, 4 बार में कटेगा, और ये 8 है तो 8 चौक 32 हो जाएगा। चलिए आते हैं सवाल नंबर 46 की तरफ। ये 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर से समझिएगा। कहता है एक धातु के क्लोराइड में धातु और क्लोरीन का अनुपात इतना है। अच्छा, एक धातु के क्लोराइड में और धातु और क्लोरीन का अनुपात 1:2 है, तो धातु का तुल्यांकिक भार क्या हो जाएगा? देखो सर, धातु का हमसे पूछा तुल्यांकिक भार, हमसे पूछा है धातु का तुल्यांकी भार। धातु का तुल्यांकी भार का अनुपात कितना है? 1:2 है, गुने 1:2 है। अब हमसे पूछा है सर कि क्लोराइड में, तो क्लोराइड बोलो, देखो इन्हें समझना, क्लोरीन का कितना होता है सर? 17, 17 दूनी कितना हो जाएगा? 34, यानी 35.5 होता है, तो 35.5 से क्या कर दो? गुना। 35.5 से गुना कर दो सर। जब 35.5 से गुना करेंगे तो इसको काटेंगे तो 17 पॉइंट कितना हो जाएगा? 75, कितना हो जाएगा? 17.75, जो कि ऑप्शन नंबर का रहेगा, तो आपको बी रहेगा। ठीक है, अगला कहता है 47 नंबर क्या, जरा गौर कीजिएगा कि कार्बोनेट आयन का तुल्यांकी भार क्या होगा? कार्बोनेट आयन का तुल्यांकी भार, कार्बोनेट आयन का तुल्यांकी भार, तो कार्बोनेट का मतलब CO3, और CO3 का संयोजकता 2 होता है, और ये हमारा जो होगा सर वो माइनस होगा, क्योंकि ये क्षारीय है। ठीक है, CO3 के मतलब कार्बोनेट आयन का तुल्यांकी भार, तो CO3 का तुल्यांकी भार, अब सोचना सर, है पावर माइनस में, पावर क्या है? माइनस में, तो जब माइनस में है तो CO3 का तुल्यांकी भार बराबर कुछ नहीं करना है, कार्बोनेट का भार, कार्बोनेट का भार बटे में आयन का आवेश, आयन पर आवेश, आयन का आवेश कितना? किसका आवेश? आयन का आवेश। अब सोचना सर कि कार्बोनेट का भार क्या होगा?
तो कार्बोनेट का भार कौन बताएगा? देखो इधर यहाँ पे सोचना, कार्बोनेट, ये कार्बन कितना नंबर पे आता है? तो कार्बन 6 नंबर पे आता है। जब कार्बन 6 नंबर पे आता है ना सर, तो ये 6 और 6 दूनी कितना हो गया? ये 12 प्लस ऑक्सीजन कितना नंबर पे आता है? 8 नंबर पे। तो 8 दूनी कितना सर? ये आपको तुल्यांकी भार 8 दूनी कितना? 16 और 16 कितना? 48। ये कितना हो जाएगा सर? ये 48 हो जाएगा। बट्टे में कितना आवेश है? आयन पर कितना आवेश है? तो 2 आवेश है। आ जाना, ये 12 और 48 कितना हो जाएगा? 60 है। 60 को बट्टे में 2 कर देना, कितना बार में कटेगा? 30 बार में कटेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में देखने को मिलेगा। सवाल पहले समझ में आया? ये नहीं आया? पहले ये बता देना सर। देखो हम कुछ नहीं किया, सबसे पहले कार्बोनेट का तुल्यांकी भार बराबर होता है कार्बोनेट का अनुभार बटे में आयन का आवेश। अब इसका पहले अनुभार निकाल देना। देखो कार्बन आता है 6 नंबर पे, तो इसका अनुभार कितना हो जाएगा? 12, क्योंकि दुगना हो जाता है। ये ऑक्सीजन होता है 8 नंबर पे, तो 8 तिया 8 का दुगना कितना हो जाएगा? 16, और 16 को 3 से गुना कर देना, 16 तिया 48 हो जाएगा। तो 12 48 हो जाएगा 60, और बट्टा में नीचे आवेश में कितना है? -2, तो इसको कर देना सर। तो ये कितना हो जाएगा आपको? 60 को 2 से भाग दे देंगे, 30 आ जाएगा। सवाल नंबर कितना? 48 की तरफ। ये 48 नंबर क्वेश्चन में ये बताना सर कि हमें कहता है गैसीय नियम क्या होता है? गैस का नियम क्या होता है सर? गैसीय समीकरण क्या होता है? गैसीय समीकरण, गैसीय समीकरण कितने लोग बताएगा सर? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शायद हमने ये सवाल बहुत बार पढ़ा चुका है। गैसीय समीकरण, तो गैसीय समीकरण बराबर क्या होता है? P1 V1 बट्टा T1 बराबर P2 V2 बट्टा T2, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ? ए में देखने को मिलेगा, ठीक है सर। P1 V1 बट्टा T1 बराबर P2 V2 बट्टा T2। अगला 49 नंबर सवाल कहता है किसी गैस का विसरण की गति, किसी गैस की विसरण की गति इसके घनत्व की समानुपाती होता है। किसी गैस की विसरण की गति इसके घनत्व की समानुपाती होता है। बिल्कुल गलत बात है ये सर, नहीं होता है सर, ये गलत बात है। फिर कहता है क्या सर? इसके अनुभार के वर्ग के समानुपाती होता है। इसके अनुभार के वर्ग के समानुपाती होता है, ये भी गलत बात है। हमसे पूछा गैस के विसरण की गति, कहता है इसके अणु के समानुपाती होता है, गलत बात है। इसके अणु के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। कहता है किसी गैस की विसरण की गति, किसी गैस की विसरण की गति इसके अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है सर। तो अब थक गए हैं मेरे भाई। अब आना 50 नंबर सवाल की तरफ। कहता है क्या सर कि H2O2 की विसरण दर, H2 और O2 का विसरण दर, H2O2 का विसरण दर, देखो विसरण दर बोले सर तो ये H2 और ये क्या कर देना? RO2, ठीक है सर, आ जाना बराबर रूट अंडर कर देना सर, ठीक है, आ जाना H2 का मतलब क्या करना सर? विसरण दर। तो H हाइड्रोजन कितना नंबर पे आता है? 1 नंबर पे आता है, तो 1 गुने 2 बट्टा में। ऑक्सीजन का नंबर पे आता है 8 नंबर पे, तो इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा? 16। 16 को 2 से गुना कर देना, 16 दूनी 32, ये 2 से काट देना 32 को 16 बार में, यानी हो जाएगा 1 बट्टा कितना? 16। रूट अंडर 1 बट्टा 16 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बट्टा 4, यानी 1 अनुपात 4। 1 अनुपात 4 बोले तो ऑप्शन नंबर कितना? डी हो जाएगा। चलो विसरण दर कैसे निकलेगा पता चल गया? आपसे कभी भी पूछ दिया विसरण दर, तो विसरण दर निकालने के लिए क्या करना है? ये दोनों के अनुभार से क्या कर देना? अनुपात कर देना है। विसरण दर जब भी निकालना है तो अनुभार को क्या कर देना? अनुपात कर देना है सर, ठीक है। हमने क्या बोला है कि विसरण दर जब भी निकालना है तो अनुभार को क्या कर देना है सर? अनुपात में बदल देना है, ठीक है सर। चलो आते हैं सवाल नंबर अगला की तरफ। 50 नंबर सवाल सबको समझ में आ गया? सवाल नंबर कितना? 51 की तरफ आइएगा सर। 51 नंबर कहता है किसी ताप पर गैस का आयतन शून्य हो जाएगा। किस ताप पर गैस का आयतन शून्य हो जाएगा? किस ताप पर गैस का आयतन शून्य हो जाएगा? तो -273 डिग्री सेल्सियस पर। किस ताप पर गैस का आयतन शून्य हो जाएगा? तो -273 डिग्री सेल्सियस पर। अगला 52 नंबर कहता है स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन दुगना करने पर इसका दाब हो जाएगा। अच्छा, आयतन दुगना करने पे देखो सर, जब आयतन को करेंगे दुगना, आयतन को करेंगे दुगना, अब सोचना आयतन को करेंगे दुगना तो इसका दाब क्या होगा? अब सोचना आयतन को हमने किया दुगना, हमने क्या बोला है कि आयतन को हमने किया दुगना, और जब आयतन को हमने किया दुगना तो इसका दाब क्या होगा? तो जब आयतन दुगना तो इसका दाब हो जाएगा आधा, ठीक है सर। इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। आयतन दुगना तो दाब आधा, आयतन दुगना तो दाब आधा। अगला सवाल नंबर कितना ना
253 की तरफ आना। कहता है क्या सर कि यदि एक गैस के 10 ग्राम को वायुमंडल दाब P पर 273 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री तक ठंडा किया जाता है, इसका दाब हो जाएगा। सर सवाल बड़ा मनोरंजन वाला है सर, सवाल बड़ा अच्छा है सर, इसको मैं थोड़ा सा बनाता हूँ अच्छे से, ठीक है सर। जरा इधर आना। क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है ना सर कि यदि एक गैस के 10 ग्राम को वायुमंडल दाब P पर, अच्छा 10 ग्राम वायुमंडल को P पर, तो इसका फॉर्मूला होता है P1/T1, सॉरी P1/P2 बराबर T1/T2, ठीक है। P1/P2 बराबर T1/T2। अब क्या करना है सर? तो अब सोचो, ये P1 कहता है यदि एक गैस को 10 ग्राम के वायुमंडल दाब पर P, अच्छा तो P1 कितना हो जाएगा सर? ये P। अब P2 का मान हमें दिया हुआ सर 273 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है? थी हो जाता है। तो अब सोचना सर ये हमें P2 निकालना ही है, बराबर T1 क्या हो जाएगा? 273 डिग्री से 0 डिग्री तक ठंडा किया जाता है, 273। अब सोचो सर 273 डिग्री सेल्सियस, तो 273 में ये डिग्री सेल्सियस में इसको केल्विन में बदलना है, तो 273 को जोड़ देना है, ये बदल जाएगा किस में? केल्विन में बदल जाएगा बटे में। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या? 273 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273 केल्विन, ठीक है। इसको जोड़ो सर, 273 3 और 3 6, 7 और 7 कितना? 4, 14 हो गया, 2 और 2 4 कितना? 5, 546 बटा कितना? 273। इसको काटेंगे सर तो 2 बार में कटेगा, और ये क्या हो गया सर? P/P2 बराबर कितना? 2। अब सोचो सर हमको क्या निकालने बोला? हमको बोला P2 निकालने के लिए, तो ये P2 इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक इससे ये गुना हो जाएगा, इससे ये गुना हो जाएगा, तो P गुने 1 बराबर 2 गुने P2, इसको नीचे लाएंगे तो P/2 बराबर कितना? P2। हमसे यही पूछा था कि इसका दाब हो जाएगा। कहता दिए गैस 10 ग्राम को वायुमंडल दाब P पर, तो हमें P/2 हो जाएगा P2 का मान। P2 का मान क्या हो जाएगा? P/2। P/2 बोले तो ऑप्शन नंबर सी। हा हा ला 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 हो आना। कहता है क्या सर 54 नंबर कि दो गैसों के विसरण की गतियों का अनुपात कितना है? दो गैसों के विसरण की गतियों का अनुपात इतना है, देखो सर R1 और R2 बराबर रूट अंडर इसके गतियों का अनुपात दिया हुआ है, तो सोच लो इसको M1 कह दो, इसको M2 कह दो। हमसे पूछा अनुभारों का अनुपात क्या होगा, तो अनुभार मतलब M1 और M2, इसको 2/3 दिया हुआ बराबर कितना? रूट अंडर M1 इंटू कितना? M2। अब सोचना ये रूट में इधर आएगा स्क्वायर में, तो 2 का स्क्वायर बट्टे 3 का स्क्वायर बराबर M1 इंटू बट्टे में M2। ये 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कहने का सेंस है सर M1 इंटू सॉरी मेरे भाई सॉरी। अब देखो सर ये होता है M2/M1, ये होता है M2/M1, ठीक है सर आ जाना। अब सोचो सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सर कि ये इधर आ जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर कितना? 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? ये 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 बराबर में क्या बचेगा? M2/M1। अब देखो M1 को ऊपर कर दो, M2 नीचे ला देंगे तो इसके लिए भी ऊपर करना पड़ेगा, यानी 9:4 बराबर हो जाएगा M1/M2, यानी 9:4 बराबर M1/M2, यानी हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा सर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। अगला क्या कहता है जरा गौर कीजिएगा, सवाल नंबर कितना? 55। ये 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा अच्छा से गौर कीजिएगा सर, ठीक है। चलिए आइएगा सर सवाल नंबर 55 की तरफ। कहता है ना कि ताप बढ़ने पर आयनन की मात्रा क्या होता है? जब ताप बढ़ती है तो आयनन की मात्रा क्या होता है? जब ताप बढ़ती है तो आयनन भी बढ़ता है सर, इस बात को दिल में रख लीजिएगा, ठीक है। हमने क्या बोला है? जब ताप बढ़ती है तो आयनन भी क्या होता है सर? ये बढ़ता है, यानी कहने का सेंस है ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला 56 नंबर क्या कहता है सर कि जब विद्युत अपघटन के विलयन से 1 कूलम का आवेश गुजारते हैं तो निक्षेपित द्रव्यमान बराबर होता है। निक्षेपित द्रव्यमान बराबर होता है तुल्यांकी भार, गलत बात। परमाणु भार, गलत बात। विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कहता है क्या कि एक विद्युत रासायनिक सेल में
एक विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है, तो एक विद्युत रासायनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, ये किसका काम है सर, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना किसका काम है, तो ये विद्युत रासायनिक सेल का काम है। ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल का क्या काम है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। ठीक है सर, विद्युत रासायनिक सेल का क्या काम है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना। कहता है एक फ्राइडे विद्युत का मान क्या होता है, 96,500 कूलम होता है। ठीक है, आ जाना। कहता है सूचक के पदार्थ जो अम्ल तथा क्षार के साथ भिन्न भिन्न रंग देते हैं। सूचक वे पदार्थ हैं जो अम्ल तथा क्षार के साथ भिन्न भिन्न रंग देते हैं। ऑप्शन नंबर डी। 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ आना सर। NaOH का परवल क्षार है क्योंकि, NaOH एक परवल क्षार है क्योंकि यह बहुत ही आयनीकृत होता है। सही बात है, NaOH एक परवल क्षार है क्योंकि यह बहुत ही आयनीकृत होता है। सर आज भर क्लास रहने दो सर, माफ़ करना मेरे भाई, थोड़ा सा एनर्जेटिक कम हो गए धीरे धीरे, क्योंकि देखो सर हुआ क्या था ना सर कि मतलब थोड़ा सा रात में सोना कम पड़ा, क्योंकि क्वेश्चन को कलेक्ट करने में हम आ गए रात भर, तो थोड़ा सा मतलब बॉडी में जब तक अच्छा से सोओगे नहीं ना तब तक थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। ठीक है सर, लेकिन सर हम डेली शाम को 6 बजे 2-2 घंटा का क्लास महामैराथन रखेंगे सर। ठीक है, बस आप देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। क्लास कैसा लगा मेरे भाई प्लीज़ कमेंट करके बता देना। क्लास अगर तुम्हें बुरा लगा तो बुरे कमेंट करना, क्योंकि सर देखो मैं सिर्फ ये नहीं चाहता हूँ कि तुम अच्छा कमेंट करो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम करो अपना कम्प्लीमेंट, अपना मतलब जो जैसा तुमको ये फील हुआ इस क्लास में वो ज़रूर बताना सर। ठीक है, बाकी आज तक का क्लास इतना ही रहेगा, मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लासेस में, तब तक के लिए बाय। देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। थैंक यू, लव यू।